अब हॉबिन का सेओंगजुन को फंसाने वाला प्लान खराब हो चुका है और सेओंगजुन ने पूरा का पूरा पासा पलट दिया है। पर हॉबिन ने अभी भी हार नहीं मानी है, क्योंकि उसने सेओंगजुन की तरह ही अपनी एक कंपनी बना ली है जिसमें उसके सारे के सारे दोस्त हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग मिलकर सेओंगजुन की टीममेट्स का सामना कर पाएंगे या फिर हॉबिन इन्हें भी साथ ही ले डूबेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तब सेओंगजुन और उसके साथी हॉबिन की कंपनी के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तब वहाँ पर स्ट्रीमिंग करते हुए रूमी भी आ जाती है। So guys, मैं पार्टी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आ चुकी हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, पर आखिरकार तुम सभी लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? तुम सभी लोगों ने सही सुना है। हम सभी लोग हॉबिन यू कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ताइहॉन गेमिंग यूट्यूबर बनेगा और साथ में मांगी और रूमी भी होंगे। स्नैपर इसमें कैमरामैन होगा और गोल इन सभी की वीडियोस को एडिट करेगी। तो सारे सब्सक्राइबर्स ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, पर हॉबिन के साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, पर तुम्हारे दोस्तों की शक्लें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें अभी अभी पता लग रहा है। तो हॉबिन के सारे दोस्त उसे घेर लेते हैं और क्योंकि वहाँ पर रूमी का कैमरा ऑन होता है तो सेओंगजुन और उसके साथी भी उन्हें वहाँ से जाने देते हैं। तब यहाँ हॉबिन के दोस्तों ने उसे बांध दिया होता है और वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे होते हैं। मैं तो वहाँ पर मजाक कर रहा था। वहाँ पर एक हिडन कैमरा छुपा हुआ था और मैं कहने ही वाला था कि मैंने दोस्तों को कंपनी के बारे में बताकर उन्हें बेवकूफ बनाया है। तो तुम लोगों को ये आइडिया कैसा लगा? तब गोल, रूमी और स्नैपर मिलके हॉबिन को मारना स्टार्ट कर देते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि उसने आखिरकार ऐसा फैसला क्यों लिया। ये तो मैं काफी टाइम से सोच रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कब दोबारा से गरीब हो जाऊंगा। जब मेरी माँ हॉस्पिटल से वापस आई तब वो फिर से तैयार होकर काम पर जाने लगी, पर मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और उन्हें समझाया कि मैं यूट्यूब से अब काफी सारे पैसे कमा रहा हूँ, जिस वजह से उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मेरी माँ फिर भी नहीं रुकी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि हमें यूट्यूब पर रहने के लिए हर दिन नए आइडियाज को सोचना पड़ता है और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारा चैनल भी बंद हो सकता है। जिस वजह से मेरी माँ को बहुत ज्यादा चिंता है कि कहीं ये चैनल एक दिन बंद ना हो जाए, और इसीलिए वो मेरी स्कूल और कॉलेज की फीस इकट्ठा करने के लिए जॉब पर चली गई। अब जब मैं उनकी बातों को सोच रहा हूँ तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं यूट्यूब के बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए अब मुझे हार्ड वर्क करना होगा। मैं बस यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग करने में ही अच्छा हूँ, पर मुझे डर है कि अगर किसी दिन मैं वैसा ना कर पाया तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा, जो कि मैं होना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं अपनी कंपनी को स्टार्ट करके बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये पता लगा के रहूंगा कि मुझे खुश रहने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरी इस चीज में मदद करो। तो चलो फिर साथ मिलकर कंपनी बनाते हैं और हाँ, हम सारे प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे। तो रूमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर अचानक से स्नैपर इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसे हॉबिन का आइडिया काफी पसंद आ गया होता है और ऊपर से वही वो पर्सन था जिसने हॉबिन को यूट्यूब के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस वजह से वो इस बार भी हॉबिन का साथ देने के लिए तैयार होता है। तब गायोल भी इसके लिए तैयार हो जाती है और खुशी के मारे नाचना स्टार्ट कर देती है। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, तो इसलिए मैं भी ये काम करूँगी, पर इसके बदले में मुझे कंपनी का हेड बनना है। ठीक है, मुझे ये मंजूर है। वैसे तो कंपनी का हेड बनना थोड़ा मुश्किल है, पर तुम कंपनी की फिगर हेड बन सकती हो। तब गायोल इतना सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तीनों नाचना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से रूमी को भी ये आइडिया अच्छा लगने लग जाता है, जिस वजह से वो भी हाँ कह के उनके साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है और मांगी भी जबरदस्ती बीच में घुस जाता है, जिस वजह से सिर्फ ताइहॉन ही बचता है और वो सभी लोग उम्मीदों से उसकी तरफ देखने लगते हैं और उन्हें देखकर ताइहॉन उन्हें मारने की धमकी देने लग जाता है। तब स्नैपर को एक आइडिया आता है और जैसे ही वो ताइहॉन के कान में वो चीज बोलता है, वैसे ही ताइहॉन भी उनकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे तो मैं इससे खुश तो हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलो गाइस, अब से हॉबिन यू कंपनी स्टार्ट होती है, ताकि हम एक्सजे कंपनी के द्वारा दिए गए डैमेजेस को रिकवर कर सके और सबको उनके क्राइम्स के बारे में बता सके। तो इसलिए अब से हमारी एक्सजे कंपनी के साथ लड़ाई स्टार्ट होती है। तब वो इसके बारे में हॉबिन के चैनल पर भी डाल देते हैं और सेओंगजुन को ये सब कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। तो हॉबिन इन सब के बारे में बॉमी को बता देता है, जिस वजह से बॉमी ये सुन के हैरान होती है कि हॉबिन सीईओ बन चुका है। पर ये बात हॉबिन के सिर पर चढ़ चुकी होती है, जिस वजह से वो बॉमी के सामने हवा में उड़ने लगता है और अपनी तारीफों के पुल बांध देता है। लगता है ये गधा ये चाहता है कि मैं इससे इम्प्रेस हो जाऊं, जिस वजह से ये ऐसी हरकतें करने लगा हुआ है, पर असल में तो इसके काम थप्पड़ लिखाने वाले हैं। लगता है आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स बन रहे हैं। मेरे स्कूल में भी एक फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम योनो जी है। तो ये सुनकर हॉबिन हैरान हो जाता है, क्योंकि योनो जी एक्सजे कंपनी का मेंबर होता है। तब बॉमी वहाँ से चली जाती है और हॉबिन को ये समझ नहीं आ रहा होता
कि आखिरकार बॉमी कभी भी उसे उसके घर छोड़ने क्यों नहीं देती है। और हम देखते हैं इसका कारण ये होता है कि जिस एरिया के अंदर वो लोग होते हैं वो सारा एरिया बॉमी के फैमिली को बिलोंग करता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि योनो जी बॉमी के स्कूल जाता है। आखिरकार तब क्या होगा जब योनो बॉमी को पसंद करने लग जाएगा, तब तो ये बहुत बुरी बात होगी। काश योनो स्कूल ही छोड़ दे, पर अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है। मैंने अपनी कंपनी तो बना ली है, पर आखिरकार मैं सेओंगजुन की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा कैसे? क्योंकि जब पिछली बार मैंने ट्राई किया था तब मैं बहुत बुरी तरह फेल हो गया था। तो लगता है अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तब हम देखते हैं हॉबिन किडनैप हो जाता है और उसे लग रहा होता है कि शायद ये एक प्रैंक है। पर तभी हॉबिन देखता है कि जिस कमरे के अंदर वो होता है वहाँ पर रोमांटिक कैंडल्स जल रही होती हैं और वहाँ पर बहुत अजीब अजीब तरीके का सामान भी रखा होता है, जिस वजह से हॉबिन को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है। तब वो देखता है कि उसके सामने एक मस्कुलर पर्सन खड़ा है। मुझे माफ कर देना तुम्हें ऐसे यहाँ पर लाने के लिए। मैं तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि मैं ये जान सकूं कि तुमने अपनी फाइटिंग टेक्निक कहाँ से सीखी है। तब हम देखते हैं हॉबिन को किडनैप करने वाला पर्सन और कोई नहीं किम का कोच लोगन होता है, जिसके बारे में हॉबिन को कुछ पता नहीं होता और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उस बंदे को सेओंगजुन ने भेजा है या फिर वो उसका कोई फैन है। आखिरकार इस ठरके ने मुझे किडनैप क्यों किया है? क्या मैंने किसी व्यूअर का दिल दुखा दिया है या फिर हमारी वीडियो के अंदर कुछ गलत आ गया है? क्या मुझे ये बता देना चाहिए कि ये वीडियो सारी गोल ने एडिट की है? पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे ये नहीं पता कि इंग्लिश में बात कैसे की जाती है और इस पर्सन को तो कोरियन भी नहीं आती है, जिस वजह से हम लोग तो बात भी नहीं कर सकते। तो हॉबिन को लोगन की कोई बात समझ नहीं आ रही होती, पर उसे इतना लग रहा होता है कि लोगन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब उसे ट्रांसलेशन ऐप की याद आती है जिसके बारे में वो लोगन को समझा देता है और लोगन उसे ट्रांसलेट करके बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, जिसे सुनकर हॉबिन हैरान हो जाता है। तब लोगन हॉबिन की फाइटिंग की तारीफ करने लगता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने अपनी फाइटिंग टेक्निक्स कहाँ से सीखी हैं। ये तो फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में जानना चाहता है, तो क्या इसने मुझे इस वजह से किडनैप किया है? पर आखिरकार ये इसके बारे में जानना ही क्यों चाहता है और आखिरकार ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है जैसे कि इसके साथ कोई लेना देना है? आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैंने ये सब कुछ सैम डक की वीडियोस देखकर सीखा है? पर सैम डक के बारे में सारा कुछ सीक्रेट रखना चाहता हूँ, तो इस वजह से मुझे इस चीज को छुपाना पड़ेगा। मैंने ये सारी टेक्निक्स अपने आप सीखी हैं। ओए बच्चे, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अगर तुमने मुझे सच कहा होता तो मैं तुम्हें एक स्पेशल न्यू टेक्निक सिखाता, पर अब मैं तुम्हें टनल के अंदर गाड़ दूंगा। तब लोगन का फोन डेड हो जाता है, जिस वजह से हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो लोग आपस में बातचीत कैसे करेंगे। तब उन दोनों के ही पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही होती। और अगले दिन स्कूल में स्नैपर हॉबिन को बताता है कि जिस पर्सन ने उसे किडनैप किया था वो UFC ट्रिपल चैंपियन लॉगन ग्रेसिया था। पर हम देखते हैं स्नैपर को हॉबिन की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता और हॉबिन को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार लोगन ने उसे किडनैप क्यों किया था। आखिरकार इतना बड़ा चैंपियन ऐसे कैसे कर सकता है? क्या वो सच में मेरा फैन था जो कि मेरी बॉडी के पीछे था, पर वो तो सिर्फ मेरी टेक्निक्स में इंटरेस्टेड था? क्या ऐसा हो सकता है कि वो सैम डक के साथ किसी तरह कनेक्टेड हो? तब हमें पता चलता है कि लोगन ने हॉबिन को छोड़ दिया होता है, पर वो हॉबिन को बताता है कि वो उसे फिर से किडनैप करेगा। तब यहाँ हॉबिन और स्नैपर अपने ऑफिस के लिए स्पेस ढूंढ रहे होते हैं, जिसके बारे में वो स्ट्रीम भी कर रहे होते हैं। तब स्नैपर हॉबिन को बताता है कि जब वो वहाँ का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देंगे तो वो ऑफिस उन्हें मिल जाएगा, जिस वजह से हॉबिन सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में पूछने लगता है। पर हम देखते हैं जैसे ही हॉबिन को पता चलता है कि वहाँ का सिक्योरिटी डिपॉजिट $270,000 है, तब वो इस चीज के लिए मना करने लगता है और उल्टा होके अपने सब्सक्राइबर्स को डोनेशन के लिए थैंक यू कहने लगता है। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है और तभी हॉबिन को बॉमी का एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। तब यहाँ सेओंगजुन भी हॉबिन की स्ट्रीम देख रहा होता है और उसके साथी भी वहीं पर होते हैं। तो अब तुम उसके बारे में क्या करने वाले हो सेओंगजुन? अगर तुम कहो तो मैं उन सभी का भरता बना दूं। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोगों को लगेगा कि ये सब कुछ सेओंगजुन ने किया है, क्योंकि इस टाइम हॉबिन और सेओंगजुन के बीच में दुश्मनी है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो इस वजह से हम अभी के लिए बस हॉबिन पर नजर ही रखेंगे। और हाँ, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर एक मीटिंग के लिए बुलाया था, पर आखिरकार ये योनो कहाँ पर है? तो यहाँ योनो स्कूल के कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स को कमाने के लिए हॉस्पिटल में वॉलेंट्री ड्यूटी कर रहा होता है और एक सीनियर सिटीजन को बाहर वॉक
वॉक पर ले जाने लगता है, पर तभी बहुत सी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और उसके साथ उस बूढ़े आदमी को सैर करवाने ले जाने लगती हैं। तब यहाँ दूसरी तरफ बॉमी के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारे लड़के बॉमी की वजह से एक बूढ़ी औरत को घुमाने लेकर जा रहे होते हैं। तो योनू और बॉमी एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि वो दोनों सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को हाई कह के वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ हॉबिन और उसके साथी बीच पर मजे करने आए होते हैं और हॉबिन के सब्सक्राइबर्स रूमी को प्रपोज कर रहे होते हैं और कुछ लोग तो तायहॉन को बिकनी पहनाने में लगे होते हैं। तब स्नैपर हॉबिन की तारीफ करने लगता है, जिस वजह से हॉबिन 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर से अपने सीईओ होने की डींगे हाँकने लगता है। तब सभी लोग मजे करने लगते हैं और हॉबिन मांगी से पूछने लगता है कि वो आखिरकार बिजी होने के बावजूद वहाँ पर कैसे आया है, पर मांगी उसे बताता है कि वो तो बस वहाँ पर लड़कियों के स्विम सूट्स को देखने आया है। तब स्नैपर होटल पर चलने की बात करने लगता है, पर तभी उसे वहाँ पर योनू दिखाई देता है, जिसे देखकर स्नैपर हैरान हो जाता है। तब उसे वहाँ पर बॉमी भी दिखाई देती है, जिस वजह से स्नैपर को लग रहा होता है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। मैं सोच ही रहा था कि बॉमी के मैसेज आने के बाद तुम इतना ज्यादा चीखे क्यों थे। सच सच बताना हॉबिन, तुम हमें यहाँ पर इसलिए लाए हो ना क्योंकि तुम्हें योनू और बॉमी के बारे में पता लग गया था और तुम यहाँ पर योनू को रोकने आए हो ताकि वो बॉमी पर डोरे न डाले। तो हॉबिन इसके लिए मना करने लगता है, पर स्नैपर को पूरा यकीन होता है कि हॉबिन उन्हें वहाँ पर इसी वजह से लाया है। तब स्नैपर को पता चलता है कि वहाँ पर आने के बारे में हॉबिन ने पोस्ट भी डाली होती है, जहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हॉबिन का साथ दिया होता है, जिस वजह से हॉबिन उनकी बातों में आकर वहाँ पर आ चुका होता है। तो हॉबिन स्नैपर से माफी मांगने लगता है और उसे वादा करता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो ट्रिप के सारे एक्सपेंसेस उठाएगा। तब तायहॉन सभी को होटल में चलने के लिए कहता है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार तायहॉन उनके साथ वहाँ पर आने के लिए कैसे मान गया। तब रात को वो लोग होटल में चले जाते हैं, जहाँ पर हॉबिन अभी भी बॉमी के बारे में ही सोच रहा होता है और तभी वो लोग देखते हैं कि तायहॉन वहाँ से गायब है। तब तायहॉन एक जगह पर बैठकर खुद को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो गेमिंग चैनल को स्टार्ट कर सके, पर तायहॉन शर्म के मारे कुछ नहीं कह पा रहा होता। तभी उसे सुनाई देता है कि कोई उसका नाम लेकर हंस रहा है और वो जैसे ही उस आवाज की तरफ जाता है वैसे वो देखता है कि वो आवाज योनो की होती है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो योनो को नीचे गिराकर उस पर पैर रख देता है। क्या तुम अभी अभी मेरे पर हंस रहे थे? जल्दी से मुझे इस चीज का जवाब दो। तुम दोनों लड़ने वाले हो या फिर किस करने वाले हो? और आखिरकार तुम इस तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ तायहॉन कि वो मैं थी जो तुम पर हंस रही थी? जब हॉबिन ने मेरा सच सबके सामने लाया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे बदला लूंगी, और जब मुझे पता चला कि हॉबिन अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर ट्रिप पे आ रहा है तो मैं भी उनके पीछे पीछे यहाँ पर आ गई ताकि मैं ये देख सकूं कि वो यहाँ पर आकर कोई बुरा काम करते हैं या नहीं और उनका सच सबके सामने ला सकूं। और उसके बाद मैंने एक पागल को अपने आप का मजाक उड़ाते हुए देखा, जिस वजह से मैं खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाई। वैसे मैं सच में चाहती थी कि तायहॉन मेरी हंसी की आवाज सुने, और ये तो अच्छी तरह काम भी कर गया क्योंकि अब मुझे लड़ाई देखने को मिलेगी। तो योनू तायहॉन से माफी मांगने लगता है, जिस वजह से ग्योल को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार इतनी ऊंची आवाज होने के बावजूद तुम्हें मेरी आवाज सुन कैसे गई? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं हंस रहा था, तो इसलिए अब मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। आखिरकार इस तरह कौन सोचता है? तब ग्योल को इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है कि आखिरकार वो कब लड़ने वाले हैं। पर हम देखते हैं तायहॉन योनो को कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो बस उसका एक ईयरफोन लेकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ दूसरी तरफ बीच के ऊपर सभी लोग मजे कर रहे होते हैं और कुछ लड़के मिलकर लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो रात को मजे कर सके। तब ये सुनकर उनका एक दोस्त शर्माने लगता है और तभी उन्हें वहाँ पर बॉमी, रूमी और गायाओल दिखते हैं और वो तीनों ही उन्हें बहुत ज्यादा हॉट लग रही होती हैं। तब गायाओल और बॉमी आपस में बात कर रहे होते हैं और बॉमी पहली बार रूमी से मिलती है। तब बॉमी को देखकर रूमी को समझ में आ जाता है कि आखिरकार हॉबिन ने एकदम से ट्रिप का प्लान क्यों बना लिया। तो बॉमी हॉबिन का क्रश है और इसी वजह से वो यहाँ पर आया है। पर हॉबिन, तुम्हें इसे पटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि आखिर में ये मछली तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। आखिरकार बॉमी जैसी खूबसूरत दिखने वाली लड़की हॉबिन से प्यार क्यों ही करेगी? हॉबिन तो बस बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मुझे तो गायाओल के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो तो इस ट्रिप पर हॉबिन के साथ आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तब रूमी बॉमी की खूबसूरती की तारीफ करने लगती है और तभी वहाँ पर वो तीनों लड़के भी आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का उनकी तारीफ कर रहा होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या अकेली आई है या फिर उसकी फ्रेंड्स भी साथ आई हैं। जिस वजह से हम देखते हैं गायाओल उन्हें सब कुछ बता देती है और बॉमी उसे चुप रहने के लिए कह रही होती है। तब वो लड़के उनके पास बैठ जाते हैं और उनके ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देते हैं, पर
पर बॉमी और रूमी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो उन्हें अवॉइड कर रही होती हैं। पर गायोल को इसमें बहुत मजा आ रहा होता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ होता है जब कोई लड़का उस पर लाइन मार रहा होता है, और हम देखते हैं उसकी एक्साइटमेंट को देखकर बेचारे लड़के की हवा टाइट हो जाती है। तब वो लड़के उन्हें दारू के लिए बुलाने लगते हैं, जिसके लिए वो मना कर रही होती हैं। पर जैसे एक लड़का रूमी को फोर्स करने लगता है, वैसे ही वो उसके ऊपर जूस फेंक देती है और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। तब बॉमी भी सभी को चीख चीख के बुलाने लगती है, जिस वजह से उन लड़कों को वहाँ से जाना पड़ता है, और उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर बेचारी गायोल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो लड़के उन्हें छेड़ रहे थे। तब उनकी आवाज सुनकर स्नैपर और हॉबिन भी वहाँ पर आ जाते हैं, और उन्होंने स्ट्रीमिंग को भी ऑन कर रखा होता है, जिस वजह से सब्सक्राइबर्स को लगने लगता है कि वो लड़कियां स्नैपर और हॉबिन के वहाँ आने की वजह से चीख रही हैं। और कुछ लोग हॉबिन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अगर कोई लड़का उन लड़कियों को छेड़ रहा है तो हॉबिन उन्हें जरूर मारेगा। तो वो लड़कियां मांगी के बारे में पूछने लगती हैं, और उन्हें पता चलता है कि मांगी तो समुद्र के अंदर ऑक्टोपस को लेने गया होता है, क्योंकि रूमी ने साशिमी खाने की डिमांड की होती है। तब वो लड़के भी उन सभी को दूर से देख रहे होते हैं, और उन्हें पता चलता है कि वो सभी लोग यूट्यूबर्स हैं, और साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। तब हॉबिन और उसके दोस्त स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देते हैं। पाको की फाइट के बाद ये पहली बार है जब मैं इतनी बड़ी आउटडोर स्ट्रीम को स्ट्रीम कर रहा हूँ। इतने सारे लोगों के बीच में सही कैमरा एंगल ढूंढना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिस वजह से मुझे ध्यान रखना होगा कि कोई भी हमारे शॉट के बीच में ना आए। तो हॉबिन सभी को बताने लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर आया है, पर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है, और बॉमी हॉबिन को देखकर उसकी तारीफ कर रही होती है, और उसे लग रहा होता है कि हॉबिन एक एक्सपर्ट यूट्यूबर है, जिसके लिए सब्सक्राइबर्स मना करने लगते हैं। तब वो लड़के भी वापस आ जाते हैं और उन लोगों पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उन्होंने बिना उनकी कंसेंट के उनकी वीडियो को शूट किया है, जिस वजह से हॉबिन स्नैपर को कैमरा को हटाने के लिए कहने लगता है। पर सारे सब्सक्राइबर्स इस चीज के लिए मना कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उन तीनों को कैमरा में देखा ही नहीं होता। तो हॉबिन और स्नैपर इस चीज के लिए उनसे माफी मांगने लगते हैं, और उनके बर्ताव से सारे सब्सक्राइबर्स को समझ में आ जाता है कि वो लोग वहाँ पर लड़ने ही आए हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि हॉबिन इस वजह से उन्हें काफी मारेगा और उन्हें एक नया कंटेंट देखने को मिलेगा। तब वो लोग स्नैपर से कैमरा भी छीन लेते हैं, और सारे सब्सक्राइबर्स को ये धमकी देने लगते हैं कि अगर उन्हें उनसे कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर उनसे मिलने आ सकते हैं, जिस वजह से सारे सब्सक्राइबर्स बहाना बनाने लगते हैं, और सारे सब्सक्राइबर्स हॉबिन को माफी मांगने के लिए कहने लगते हैं, जिस वजह से हॉबिन माफी मांगने लगता है। तब एक बंदा हॉबिन के सिर पर थप्पड़ मारता है, और उसे और भी ज्यादा थप्पड़ मारते हुए उसकी बेइज्जती कर रहा होता है, पर हॉबिन अभी भी माफी मांग रहा होता है, जिस वजह से सारे सब्सक्राइबर्स हॉबिन की तारीफ कर रहे होते हैं। पर गायोल को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से रूमी उसे शांत रहने के लिए कह रही होती है। मुझे अपने गुस्से को शांत रखना होगा, क्योंकि यही सही डिसीजन है। और तब हम देखते हैं बॉमी बीच में आ जाती है और उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे धमकी देने लगती है, जिस वजह से वो लड़का उसे गालियां निकालने लगता है। पर हॉबिन बीच में आकर फिर से उस लड़के से माफी मांगने लगता है, जिससे कि सारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, और उन्हें लगने लगता है कि हॉबिन बिल्कुल सियोंगजुन की तरह है। मुझे अपने गुस्से को काबू करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी के गुस्सा दिलाने पर ऐसे ही लड़ पड़ूंगा तो ये बहुत ज्यादा बचपना होगा। तो इसलिए इस टाइम यही सही रहेगा कि मैं इस सिचुएशन को एक अडल्ट की तरह संभालूं, क्योंकि यही सही चीज है। तब सारे सब्सक्राइबर्स इस चीज को लेकर हॉबिन की तारीफ कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर योनू आ जाता है, जो कि बॉमी को पकड़कर सभी को उससे माफी मांगने के लिए कहने लगता है, और बॉमी से उसका हालचाल पूछने लगता है, जिसे देखकर सभी सब्सक्राइबर्स हैरान हो जाते हैं, और उन दोनों को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। तब हमें पता चलता है कि योनू वहाँ पर इसलिए आया होता है क्योंकि टीचर ने उसे बॉमी को ढूंढने के लिए कहा होता है, और तब सारे सब्सक्राइबर्स अचानक से योनू की साइड लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इस टाइम क्या करे, और वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहता है, और योनू उन तीनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुम सभी लोगों ने तो कहा था कि इस टाइम माफी मांगना सबसे अच्छा डिसीजन रहेगा, तो आखिरकार क्यों? वो बंदा मुझसे ज्यादा कूल लग रहा है जो कि लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा है। मैं भी अब कूल दिखना चाहता हूँ। तो हॉबिन भी चीखना स्टार्ट कर देता है और उन सभी को बॉमी से माफी मांगने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से सब्सक्राइबर्स को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन करना क्या चाह रहा है। तो योनू फिर से उन सभी को माफी मांगने के लिए कहता है, पर वो इसके लिए मना कर रहे होते हैं। तब उनमें से एक पर्सन पहचान लेता है कि योनू एक यूट्यूबर है जिसके 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और ऊपर से वहाँ पर अभी भी कैमरा चालू होता है, जिस वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
पर तभी एक बंदा योनू को धमकी देकर जाता है कि जब कैमरा नहीं होंगे तब वो उसे नहीं छोड़ेगा। तब उन लोगों की जाने के बाद बोमी योनू को इस चीज के लिए थैंक यू कहने लगती है और वो तीनों लड़कियां योनू को घेर कर खड़ी हो जाती हैं, जिस वजह से हॉबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जमीन पर मुक्के मारना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से स्नैपर उसे शांत रहने के लिए कहता है। तब यहाँ पर उन लड़कों में से एक लड़के को एहसास हो गया होता है कि योनू की बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ अगले दिन हॉबिन और उसके दोस्त बीच पर मजे करने लगते हैं। ये तो सच में बहुत मजेदार है। आखिरकार बॉस को कैसे पता चला कि बीच की ट्रिप मुझे खुश कर सकती है। आज वो दिन है जिसका सपना मैं हमेशा से देखती आई हूँ, जिस वजह से मैं पूरे मजे करूंगी। तो क्या बॉस आप भी पार्टी के लिए तैयार हैं? तो गायोल ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि हॉबिन वहाँ पर बॉमी के साथ चिपका हुआ है और स्नैपर को भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गलती से ये कह देता है कि हॉबिन बॉमी की वजह से ट्रिप पर आया है, जिस वजह से वो देखता है कि गायोल उदास होकर नीचे बैठ गई है। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि आखिरकार ये मेरे पास कब आ गई। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता, पर रुको, शायद ये मेरा चांस हो सकता है। तब गायोल अपनी सारी मोटिवेशन खो देती है, जिस वजह से स्नैपर उसे चीयर करने लगता है, पर गायोल उसे उसका मुंह बंद रखने के लिए कहती है, जिस वजह से स्नैपर को भी कुछ समझ नहीं आता और वो भी गायोल की तरह ही डीमोटिवेट हो जाता है। पर उसे अभी भी उम्मीद होती है कि इस ट्रिप में गायोल उसे जरूर नोटिस करेगी। तो यहाँ हॉबिन और बॉमी देखते हैं कि किसी ने बीच के ऊपर रामीन की शॉप खोल रखी है, जिस वजह से वो वहाँ पर खाना खाने चले जाते हैं। पर हॉबिन को वहाँ पर कुछ अजीब लग रहा होता है, पर बॉमी उसे चिंता ना करने के लिए कहने लगती है और साथ में खाने को एंजॉय करने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं वो शॉप गेओल की होती है। मैं इस टाइम शेलफिश डाइवर बनी हूँ ताकि मैं इनके ऊपर नजर रख सकूं, पर मानना पड़ेगा ये मेरी जिंदगी तबाह करने के बाद यहाँ पर डेट पे आ गए। हॉबिन, अगर तुमने रामन की एक भी ड्रॉप नीचे गिराई तो मैं एनवायरनमेंट वालों को यहाँ पर बुला लूंगी। पर आप ही का इसके साथ ये लड़की कौन है और इतनी खूबसूरत लड़की एक लूजर के साथ कर क्या रही है? तब गेओल हॉबिन को एक्सपोज करने का प्लान बना ही रही होती है, पर तभी वहाँ पर उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी बेचना मना होता है। तो हॉबिन और बॉमी सनसेट देखते हुए बातें कर रहे होते हैं और हॉबिन तो सिर्फ बॉमी को ही घूरे जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि योनो भी वहीं पर बैठा होता है, जिसके बारे में हॉबिन पूछने लगता है और योनो उन्हें बताता है कि टीचर्स ने सभी को 2 के ग्रुप में घूमने के लिए कहा है, जिसे सुनकर हॉबिन को गुस्सा आने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो वहाँ पर कबाब में हड्डी बनने आया है। तब वहाँ पर योनो और बॉमी आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से हॉबिन और ज्यादा जलना स्टार्ट हो जाता है और वो बॉमी को ये कहना चाह रहा होता है कि उसे योनो से दूर रहना चाहिए। तभी एक वेव आकर योनो की शर्ट को गीली कर देती है, जिससे कि उसकी बॉडी दिखने लगती है और हॉबिन उसकी बॉडी को देखकर डिप्रेस हो जाता है और बॉमी इम्प्रेस हो जाती है, जिस वजह से हॉबिन डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले योनो की सच्चाई बाहर लाएगा। तब तायहॉन भी वहाँ पर आ जाता है। इसका नाम योनू था ना, इसे देखकर अब मुझे यकीन हो गया है कि आखिरकार ये मुझे पसंद क्यों नहीं है, और ये इस वजह से है क्योंकि ये मुझे उस कुत्ते की याद दिलाता है। तब रूमी अपनी फोटोज क्लिक कर रही होती है और खुद की ही तारीफें कर रही होती है। तो जैसे रूमी वहाँ से जाने लगती है वैसे उसे पानी में एक ऑक्टोपस दिखाई देता है और हम देखते हैं वो ऑक्टोपस मांगी लाया होता है ताकि रूमी शाशी में खा सके और रूमी इसके लिए मांगी को थैंक यू कहती है। तब यहाँ रात को योनू बाहर घूमने निकला होता है और इसके बारे में अपने फादर को बता रहा होता है, पर तभी सुबह वाले वो 3 लड़के उसे घेर लेते हैं ताकि वो उससे बदला ले सके, जिसके बारे में योनू के डैड उससे पूछने लगते हैं, पर वो उन्हें झूठ कह के कॉल को कट कर देता है। तो हॉबिन और स्नैपर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उन लोगों ने योनू को मारना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से स्नैपर हॉबिन को उसे बचाने के लिए कहने लगता है, पर हॉबिन उसे समझाता है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हॉबिन को एहसास हो गया होता है कि सैमडक ने जिन लोगों के बारे में बताया था वो लोग एग्जिस्ट सच में करते हैं, जिन्हें मार खाने के बाद भी पेन नहीं होता है। तब यहाँ योनो को भी पेन नहीं हो रहा होता। दुनिया में बहुत तरह की मार्शल आर्ट्स हैं, पर अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसमें आप अपनी बॉडी को इतना ज्यादा ट्रेन कर देते हैं कि उसके बाद आपको अगर कोई मारे भी तब भी आपको पेन बिल्कुल महसूस नहीं होती, और इस चीज का एक सिंपल रीजन है जो कि है उनकी ट्रेनिंग, और वो सच में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है। तब यहाँ सैमडक की हर एक बात सच हो रही होती है क्योंकि चाहे वो लोग योनू को जितना मर्जी मार रहे होते हैं पर वो टच से मस नहीं हो रहा होता। वैसे आपको लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, पर इन लोगों की बॉडी सच में एक आर्मर की तरह होती है, और जब इनसे कोई फाइट करता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि इनकी बॉडी पत्थर की बनी हो और उन्हें मारने से खुद दर्द होने लग जाता है।
तो इसलिए एक एमेच्योर फाइटर के लिए इन जैसे मार्शल आर्टिस्ट के साथ लड़ना इम्पॉसिबल है। तो ये सब कुछ देख के स्नैपर और हॉबिन बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। आखिरकार ये एक्सजी कंपनी का ग्रुप कैसा है? इनके तो सारे मेंबर्स ही गैंगस्टर्स हैं। हॉबिन, तुम्हें तो मैं गुड लक कहने चाहता हूँ, क्योंकि शायद योनो ही तुम्हारा अगला ओपोनेंट है। इन मार्शल आर्टिस्ट से एक एमेच्योर तभी जीत सकता है जब वो उनके ऊपर 1 टन का ट्रक चढ़ा दे। तब ताइहॉन उस लड़ाई के बीच में आ जाता है, जिस वजह से हॉबिन को एहसास हो जाता है कि अब ताइहॉन खुद योनो के साथ लड़ेगा। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं तुम्हें अच्छे से जान पाया हूँ या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि तुमने क्योकुशिन कराटे सीखा है। वैसे मुझे भी पता लग गया है कि तुमने ताइक्वांडो सीखा है। और तब हमें पता चलता है कि ताइक्वांडो और कोकुशिन कराटे एक दूसरे के लिए पानी और तेल की तरह हैं, जिस वजह से वो आपस में कभी नहीं रह सकते। तब यहाँ ताइहॉन के बीच में आने की वजह से वो लड़के उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं और उसे मारने की धमकी देने लगते हैं, जिस वजह से ताइहॉन अपनी लात को एक बंदे के मुंह के करीब कर देता है और उसका दोस्त जीउन बीच में आके उन लोगों को बचा के वहाँ से ले जाता है और ताइहॉन से माफी मांगता है। तो जीहुन को देखकर ताइहॉन को एहसास हो जाता है कि उसे लड़ना आता है। हॉबिन, जाओ जाकर फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ ले आओ, क्योंकि इसे बहुत सी चोटें लगी हैं। इसके लिए शुक्रिया, पर मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी है। माफ कर देना, मैं उस इंजरीज की बात कर रहा था जो तुम्हें अब होने वाली है। तो हॉबिन और स्नैपर वहाँ से चले जाते हैं और ताइहॉन योनो को एक जोरदार लात मारता है। चलो फिर लड़ते हैं। क्या तुम उसे इसलिए लड़ना चाहती हो कि मुझे क्योकुशिन कराटे आता है और तुम्हें ताइक्वांडो? आखिरकार ये किस तरह का बेकार रीजन है? मैं तुमसे इसके लिए नहीं लड़ना चाहता, बस जब भी मैं तुम जैसे लोगों को देखता हूँ तब मेरा दिल करने लगता है कि मैं तुम्हें बिना किसी रीजन के हराऊं। तो ताइहॉन योनो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो योनो की पत्थर जैसी बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता और वो ताइहॉन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा था जहाँ पर तुम हमेशा पढ़ते ही रहते हो। मैंने देखा कि कैसे तुम एक छोटे से रूम में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करते हो और उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम तो बस वैसा ही करते हो जैसे कि तुम्हारे फादर कहते हैं, मतलब कि तुम बस एक पपेट हो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुमने अपने फादर की बात को कभी नहीं टाला होगा, क्योंकि तुम उनका अच्छा बेटा बन के रहना चाहते हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तो योनो गुस्से में आकर ताइहॉन के ऊपर स्ट्रेट पंच से हमला कर देता है और यहाँ दूसरी तरफ बॉमी और रूमी गायोल को बताती हैं कि वो लड़के उन पर लाइन मार रहे थे, जिस पर गायोल को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि बेचारी के ऊपर आज तक तो किसी ने लाइन ही नहीं मारी होती, जिस वजह से वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। पर उसे फिर भी लग रहा होता है कि उन लड़कों में से एक लड़का जीउंग काफी अच्छा इंसान था। तो हॉबिन और स्नैपर भी दवाई लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। बॉस जरा यहाँ आइए, क्या आपको किसी ने पिक किया है? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या सच में? क्या ये सब कुछ भी बीच पे हुआ था? नहीं नहीं, एक बार पागो ने मुझे उठाकर पटका था। उस टाइम पर तो मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। तो स्नैपर हॉबिन को बुलाने लगता है क्योंकि उनके व्यूअर्स ने उन्हें कुछ बताया होता है। तब हम यहाँ पर ग्योल को देखते हैं, जो कि इतना सब कुछ होने के बाद बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। मैं यहाँ पर तो हॉबिन की सच्चाई बाहर लाने आई थी, पर अब तक तो मैं कुछ हासिल नहीं कर पाई हूँ। मुझे तो लगा था कि वो रामेन को नीचे गिरा देगा, पर उसने तो वो सारा का सारा खा लिया और उसके बाद मुझे लगा कि शायद वो उन रैंडम लोगों के साथ लड़ाई करेगा, पर वहाँ पर उसने माफी मांग ली। अब आखिरकार मैं हॉबिन को बदनाम करने के लिए कौन सा इविल प्लान बनाऊं? शायद अब मुझे बेसबॉल बैट लेके उसके सिर पर हमला कर देना चाहिए। हॉबिन, तुमने सच में मुझे काफी तंग किया है, जिस वजह से अब मैं पूरे साल तुम्हें मारना चाहती हूँ। तब वहाँ पर वो लड़के आ जाते हैं जिनकी योनो के साथ लड़ाई हो रही थी और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ग्योल वहाँ पर है, जिस वजह से वो रूमी, बॉमी और गायोल के साथ बदला लेने के बारे में सोच रहे होते हैं और उसके बारे में प्लान्स बनाने लगते हैं, जिसके बारे में ग्योल सुन लेती है। इन्हें देखकर तो मुझे समझ में आ गया है कि ये लोग सच में बहुत बुरे आदमी हैं। तब वो जीउंग को भी अपने साथ चलने के लिए कहने लगते हैं, जिस वजह से जीउंग को भी उनकी बात माननी पड़ती है। पर तभी वो रूमी और ग्योल से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो उन्हें घर वापस जाने के लिए कहता है और वो दोनों इस चीज का रीजन पूछने लगती हैं। मेरे दोस्त चाहे डरपोक दिखते हो, पर असल में लोग उन्हें बहुत घटिया समझते हैं, जिस वजह से उनकी रेपुटेशन हमारे नेबरहुड में बिल्कुल अच्छी नहीं है और अब वो तुम लोगों के साथ कुछ करने का प्लान बना रहे हैं, जिस वजह से तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तो ये सुन के गायोल और रूमी को लगता है कि जीउंग काफी अच्छा इंसान है और तब वो उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स देता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। और जैसे ही वो उन कोल्ड ड्रिंक्स को पीने लगती हैं, वैसे ही गायोल मास्क को पहनकर उन कोल्ड ड्रिंक्स को नीचे गिरा देती है। आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे थे? क्या तुम लोग पागल हो कि एक स्ट्रेंजर की बात में आकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ये कितना घटिया इंसान है। ये तो बस अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि इस बंदे ने तुम्हारी ड्रिंक्स के अंदर कुछ मिला रखा है। जब ये लोग तुम्हें फंसाने का प्लान बना रहे थे तब मैं वहीं पर थी और तुम लोगों
ने कहा था कि तुम लोग इनकी ड्रिंक्स में कुछ मिला के इनके कपड़ों को उतारना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो। और दोस्तों, क्या तुम लोग यहाँ पर आके कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? तो जीउन के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन तीनों को घेर लेते हैं। तो जीउन भी अपने असली रूप में आ जाता है और उन तीनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस वजह से ग्योल उस पर हमला करने लगती है। पर तभी वहाँ पर हॉबिन आ जाता है, जिस वजह से वो कचरे में जाकर छुप जाती है। रुको जरा, आखिरकार मैं छुप क्यों रही हूँ? मैंने तो मास्क पहना हुआ है ना, और ऊपर से आखिरकार मैं इनकी मदद क्यों करने लगी हुई हूँ? तब हमें पता चलता है कि हॉबिन और स्नैपर वहीं पर छुपे हुए होते हैं और उन लोगों ने लाइव स्ट्रीम भी ऑन कर रखी होती है ताकि वो उन तीनों का पर्दाफाश कर सके। तो गाइस, ये 3 हाई स्कूल के लड़के यहाँ पर आकर क्राइम करते थे। ये बीच पर ड्रंक लोगों को टारगेट बनाते थे और उनके साथ बुरी चीजें करते थे, और अगर इन्हें कोई टारगेट नहीं मिलता था तो ये लोग उनकी ड्रिंक के अंदर ड्रग मिला देते थे। इन्हें तो पुलिस भी नहीं पकड़ पाई थी क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। तो रूमी भी बीच में आके अपनी तारीफें करने लगती है और अपने आंखों में हल्के से आंसू ले आती है ताकि वो अपने व्यूअर्स का दिल जीत सके। तब हमें पता चलता है कि उन तीनों की सच्चाई हॉबिन और स्नैपर को अपने व्यूअर से मिली होती है, जिस वजह से वो उन लोगों का पर्दाफाश कर पाए होते हैं। और ग्योल बेचारी को ये यकीन नहीं आ रहा होता कि जिस हॉबिन को वो बर्बाद करने के बारे में सोच रही थी उसने उसी की कंटेंट बनाने में मदद की है। तो वो तीनों लड़के बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं और हॉबिन उन्हें वहीं रहने के लिए कहता है क्योंकि उसने पुलिस को बुला रखा होता है। पर पुलिस का नाम सुनते ही वो तीनों लड़के हॉबिन को घेर लेते हैं क्योंकि वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें जेल जाना ही है तो वो हॉबिन की धुलाई करके ही जाएंगे। तो हॉबिन बहुत ज्यादा डर रहा होता है, जिस वजह से सबको लगने लगता है कि शायद हॉबिन कुछ प्लान कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये लोग किस तरह की फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से मैं इस लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। लगता है मुझे कुछ ऐसा ट्राई करना पड़ेगा जो कि मुझे पता है कि वर्क नहीं करने वाला। तो हॉबिन एक बंदे के ऊपर बैक किक से हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हॉबिन भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है कि आखिरकार उसकी बैक किक काम कर ही गई, क्योंकि वो बंदा नीचे गिर गया होता है, जिस वजह से हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इतना कमजोर क्यों है और वो उसकी चिंता करने लगता है। तब स्नैपर उसे समझाता है कि असल में वो कमजोर नहीं है बल्कि हॉबिन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जिसे सुनकर सारे सब्सक्राइबर्स भी हॉबिन को ये बात बताने लगते हैं और उसके तारीफों के पुल बांध देते हैं, जिससे कि हॉबिन 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी सब्सक्राइबर्स को लगने लगता है कि उन्हें सबसे पहले हॉबिन को ही मारना चाहिए। तो हॉबिन पूरे जोश में आ जाता है। वैसे तो आज मेरा लड़ने का मूड तो नहीं है, पर लगता है अब तुम्हारी वजह से मुझे लड़ना ही पड़ेगा। तो चलो फिर मेरे क्वेश्चन का एक जवाब दो, क्या तुम लोगों के पास 40 सेंट है? तब सभी लोग हॉबिन को तायहोन को कॉपी करने से मना करने लगते हैं और बेचारा स्नैपर इस बात से डर रहा होता है कि हॉबिन अब 7वें आसमान तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब उसके साथ अब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और तायहोन को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम देखते हैं कि योनो ने अपने एक पंच से दीवार में क्रैक ला दिया होता है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तब हम पीले बालों वाले लड़के की बैक स्टोरी देखते हैं। मैं अपनी जिंदगी काफी मजे से जी रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था, लंबा था और मेरे मसल्स भी थे, जिस वजह से लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट होती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा सॉरी फील होता था जो कि तब नहीं लड़ पाते थे जब उन्हें कोई मारता था। जो लोग कमजोर पेरेंट्स से पैदा होते थे उन्हें भी कमजोर जीन्स ही मिलते थे, जिस वजह से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि आखिरकार वो अपने पेरेंट्स की जगह हमें क्यों ब्लेम करते थे, क्योंकि हम लोग तो बस उन्हें मारते थे। असल में तो ये उनके पेरेंट्स की गलती थी कि उन्हें इतने कमजोर जीन्स मिले हैं। पर आखिरकार आज ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार क्यों ये कमजोर लड़का मुझे मार पा रहा है? तो हॉबिन काफ किक से उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उस लड़के को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। और हॉबिन भी ये देख के काफी हैरान होता है कि उसकी टेक्निक्स काम आ रही हैं, जिस वजह से उसे विश्वास हो जाता है कि वो उसे हरा सकता है। तब वो लड़का हॉबिन को मुक्का मारने लगता है। तो उसे देखकर हॉबिन को समझ में आ जाता है कि वो एक नौसिखिया है, क्योंकि एक नौसिखियाई अपनी बाजू को पीछे ले जाकर पंच करता है, जिस वजह से हॉबिन अपने सिर को आगे करके उसके पंच के इम्पैक्ट को कमजोर कर देता है। और इस बार उसे इस चीज का ध्यान रखा होता है कि वो अपना आपा ना खोए। तब सभी लोग हॉबिन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उन्हें हॉबिन बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। और जिस तरह हॉबिन हर एक चीज बोल रहा होता है वो चीज किसी को पसंद नहीं आ रही होती।
और स्नैपर भी इस चीज से शर्मा रहा होता है। तो हॉबिन फिर से उस लड़के को काफ किक मारता है और ओवरहैंड हुक से उसे नीचे फेंक देता है। तो स्नैपर हॉबिन को चीयर करने लगता है। ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है और ना ही मुझे किसी तरह की कोई नर्वसनेस फील हो रही है, पर फिर भी मुझे मार खाने से दर्द महसूस हो रहा है। तो वो लड़का हॉबिन के पेट में अपना घुटना मारता है जिससे कि हॉबिन को दर्द होने लगता है, पर उसने एब्स की एक्सरसाइज की होती है जिस वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और उस बंदे को गले से पकड़कर उसके पेट और मुंह पर अपना घुटना मारता है। अरे क्या तुमने ली की कभी नी स्ट्राइक खाई है? क्या तुमने ताइहॉन की बैक किक खाई है? और क्या तुमने हान का मुक्का खाया है? तो हॉबिन उसे भी एक जोरदार मुक्का मारता है जिस वजह से सभी लोगों को हॉबिन बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है और वो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहने लगता है। और जैसे उसे पता चलता है कि उसे डोनेशंस मिल रही हैं, वैसे ही वो फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और सब्सक्राइबर उसे फिर से मारने की बातें करने लगते हैं। और तभी जीहुन उसे एक मुक्का मारता है जिससे कि हॉबिन उड़कर नीचे गिरता है। वैसे मैं लड़ाई में आना तो नहीं चाहता था, पर अब इन लोगों को बचाने मुझे आना ही पड़ेगा। तो अब ये लड़ाई का अंत होगा। तब हमें पता चलता है कि वो लड़के पहले ही बहुत सारे पंगे किया करते थे जिस वजह से उन्हें लगता था कि कहीं कोई उन्हें फाइटिंग वाला पकड़ ना ले। और तब एक दिन उनके पास जीहुंग आ गया जो कि उनके स्कूल का सबसे ताकतवर इंसान था और उसे जैसे ही पता चला कि वो लोग किस तरह पैसे कमाया करते हैं तो वो उनके साथ मिल गया और उनसे वादा किया कि वो मुसीबत के टाइम उन्हें बचाया करेगा। तो यहाँ जीहुन का मुक्का खाने के बाद हॉबिन दोबारा से खड़ा हो जाता है जिसे देखकर जीहुन भी हैरान हो जाता है। जिस तरह इसने मुझे पंच किया है उससे मुझे एहसास हो गया है कि इससे कॉम्बैट ट्रेनिंग की है और ये कोई मामूली कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं है। असल में ये एक बॉक्सर है और वो भी इन फाइटर। मेरे फ्रेंड्स चाहे मेरे से कमजोर हो पर वो लड़ाई में इतने भी बुरे नहीं थे और अब जब तुम दोबारा से खड़े हो चुके हो तो मुझे एहसास हो गया है कि आखिरकार वो लोग क्यों हारे हैं। तो चलो फिर अब तो लड़ाई में बहुत मजा आने वाला है। तब हम देखते हैं सैमडक ने हॉबिन को इन फाइटर के साथ लड़ने का तरीका पहले ही बताया होता है जिस वजह से वो बियर क्रॉल करने लगता है ताकि वो उसे टैकल कर सके। और उसके गुर्राने की आवाज सुन के स्नैपर को भी समझ में आ जाता है कि हॉबिन का ओपोनेंट किसी तरह का बॉक्सर है जिस वजह से सभी सब्सक्राइबर्स को स्नैपर और हॉबिन की जोड़ी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। मैं इसे हरा तो सकता हूँ पर एक प्रॉब्लम है। एक बॉक्सर को हराने के लिए मुझे बहुत सारे मूव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें से कुछ काम करते हैं और कुछ नहीं, और इसके लिए मुझे काफी ताकत की जरूरत है। पर मैं पहले ही 2 लोगों के साथ लड़ चुका हूँ जिस वजह से मैं थका हुआ हूँ। तो क्या मैं आखिरी में इसके ऊपर फ्लाइंग नी स्ट्राइक से हमला कर पाऊंगा? पर मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है, तो इसलिए मुझे इसे ट्राई करना ही पड़ेगा। मुझे इसे ऐसा दिखाना होगा जैसे कि मेरा सीक्रेट वेपन टैकल है, जैसे कि मैंने हान के साथ किया था। तो हॉबिन जीहुन के ऊपर टैकल का इस्तेमाल करता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और हॉबिन और स्नैपर को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि हॉबिन ने बड़ी आसानी से उसे हरा दिया होता है। सिंगल लेग टैकल। अगर आप लोग जानते हैं कि आपको अपने अपोनेंट को कहां से पकड़ना है और कहां पर प्रेशर का इस्तेमाल करना है तो आप इसकी मदद से एक बड़े जाइंट को भी हरा सकते हो। तो हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसका टैकल काम कैसे कर गया क्योंकि हान के टाइम तो वो काम ही नहीं किया था। वो टैकल हान के ऊपर इसलिए काम ही किया था क्योंकि वो अलग तरह का बॉक्सर है। किसी भी बॉक्सर को टैकल को स्टॉप करना नहीं आता होता, पर हान के साथ ऐसा काफी बार हुआ था जिस वजह से उसने उसे सीख लिया था। अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इतनी आसानी से हराया जा सकता है। तो आखिरकार मुझे आज तक ऐसे लोगों के साथ क्यों लड़ना पड़ा है जो कि मॉन्स्टर्स थे। तो हॉबिन कुछ भी नहीं कर रहा होता जिस वजह से ग्योल बीच में आ जाती है और उसे पीछे धकेल के जीहुन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो दोबारा से उठ ना पाए, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और इस चक्कर में हॉबिन के वीडियो के व्यूअर्स भी बढ़ जाते हैं। तो हॉबिन ग्योल से पूछने लगता है कि आखिरकार वो है कौन, क्योंकि उसने अपने मुंह के ऊपर मास्क पहना होता है। ये एक सीक्रेट है और हाँ तुम ये भी कह सकते हो कि मैं वो हूँ जो कि तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती है। कोई ऐसा जो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है? मुझे पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि ये मुझसे मेरे मरते दम तक प्यार करेगी। लगता है मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ जिस वजह से ये मुझे स्टॉक कर रही है। तो जीहुन का बुरा हाल हो चुका होता है पर वो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से वो फिर से खड़ा होने लगता है और मांगी आके उसे एक हाथ से उठा लेता है, जिस वजह से सारे सब्सक्राइबर्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। तब यहाँ हॉबिन घर वापस आ जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ से अपनी ईयर बुक के बारे में पूछ रहा होता है क्योंकि उसने अपनी ईयर बुक को वार्डरोब में रखा होता है पर वो नीचे फ्लोर पर होती है, जिस वजह से उसकी माँ उसे बताती है कि ताइहॉन घर पर आया था और उसी ने ईयर बुक को पढ़ा था। तब हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है ताइहॉन? आखिरकार क्यों तुम बार बार मेरी ईयर बुक को देखने आते रहते हो? तब हम देखते हैं ताइहॉन हॉबिन की ईयर बुक से उसकी फोटो क्लिक करके लेकर गया होता है। लगता है ये पोजेस्ड है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों एक जैसे
से दिखते हो। तुम भी इस बात पे एग्री करते हो ना? डू ओनली। तब यहाँ ताइहॉन हॉबिन और स्नैपर को ताइक्वांडो सिखा रहा होता है और वो लोग इस चीज की स्ट्रीम भी कर रहे होते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग ताइहॉन को अपने चैनल पर स्ट्रीम करने के लिए कह रहे होते हैं। पर ताइहॉन इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता और हॉबिन और स्नैपर को स्प्लिट्स करने के लिए कह रहा होता है, पर उनसे ये सब कुछ हो ही नहीं पा रहा होता, जिस वजह से वो उन्हें मारने लगता है। हॉबिन, मैंने तुम्हें इतने सारे लेसन्स दिए हैं, तो आखिरकार तुम अब भी स्प्लिट क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो सभी लोग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि हॉबिन को ताइहॉन ट्रेनिंग दे रहा है और हम देखते हैं यहाँ पर गायोल ने तो पहली बार में ही स्प्लिट कर लिया होता है, जिस वजह से बेचारा ताइहॉन उसे कुछ नहीं कह पाता। तब हॉबिन पूरी तरह से थक जाता है और ताइहॉन को बोलने लगता है कि अब उसकी बारी है, जिस वजह से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब हमें पता चलता है कि हॉबिन ताइहॉन को यूट्यूब चैनल चलाना सिखा रहा होता है और उसे डंडे से मार रहा होता है। ताइहॉन, मैंने तुम्हें इतने सारे लेसन्स दिए हैं, तो आखिरकार तुम्हें अभी भी कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी भलाई के लिए है, तो आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा चैनल 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुका है, तो तुम्हें तो अपने आप को लकी समझना चाहिए कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो सभी लोग हॉबिन को ताइहॉन की एक्टिंग करने से मना करने लगते हैं और हम देखते हैं वो तीनों ताइहॉन को घेर लेते हैं और अपनी ट्रेनिंग की भड़ास निकालने लगते हैं, जिस वजह से सब्सक्राइबर्स भी उन्हें गालियां देने लगते हैं। तब स्नैपर ताइहॉन के फोन से स्ट्रीम करने लगता है और वो देखता है कि ताइहॉन के तो बिना वीडियो डाले ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिसे सुनकर तो हॉबिन भी हैरान हो जाता है क्योंकि उस बेचारे के तो पागो के साथ लड़ने के बाद भी सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर्स ही थे। लगता है मुझे हॉबिन को छोड़ देना चाहिए और ताइहॉन के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा ही फायदा है। तब हॉबिन ताइहॉन को समझाने लगता है कि यूट्यूब पर लोगों की अटेंशन गेन करने के लिए उसे अलग अलग चीजें करनी चाहिए ताकि लोग उसे छोड़कर ना जाएं। पर हम देखते हैं किसी को भी हॉबिन के तरीके पसंद नहीं आ रहे होते और जैसे ही ताइहॉन भी हॉबिन की तरह उल्टा लटक जाता है, वैसे ही उसके एब्स दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे कि हॉबिन को जलन महसूस होने लगती है और सभी लोग ताइहॉन की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। आखिरकार तुम लोग इस बेकार सी स्ट्रीम को क्यों देख रहे हो? क्या तुम लोग इतने बेले हो? ताइहॉन, तुम्हें अपने व्यूअर्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे कि वो वीआईपीज़ हो। तब ग्योल हॉबिन को बताने लगती है कि सब्सक्राइबर्स उसके चैनल को छोड़कर ताइहॉन के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, पर हॉबिन अभी भी ताइहॉन को सबसे माफी मांगने के लिए कह रहा होता है क्योंकि वो इसी तरह ताइक्वांडो को यूट्यूब के जरिए फेमस कर सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं ताइहॉन बड़े प्यार से सब्सक्राइबर्स को रुकने के लिए कहने लगता है और उन्हें बताने लगता है कि अगर वो लोग चले जाएंगे तो उसकी स्ट्रीम फ्लॉप हो जाएगी, जिस वजह से सारे सब्सक्राइबर्स उसे माफ कर देते हैं और उसके साथ हो जाते हैं, जिस वजह से हॉबिन के सब्सक्राइबर्स कम होने लगते हैं और हॉबिन भी अपने सब्सक्राइबर्स को ताइहॉन की तरह ही रुकने के लिए कहने लगता है। पर ऐसा कहते ही उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं और सब्सक्राइबर उसे अभी भी ताइहॉन की तरह एक्टिंग करने से मना करने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि 2 घंटे स्ट्रीम करने के बाद ताइहॉन के व्यूअर्स 80,000 तक पहुँच गए होते हैं और उसकी पहली स्ट्रीम काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, जिस वजह से हॉबिन जमीन को पीटना स्टार्ट कर देता है। तब ताइहॉन वहाँ से जाने लगता है और हॉबिन और उसके साथियों को जिम को क्लीन करने के लिए कहने लगता है और उनकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से वो सभी लोग मेड की यूनिफॉर्म पहन के वहाँ की साफ सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा बिहेव करने के बावजूद भी ताइहॉन स्ट्रीम पर इतना पॉपुलर क्यों है। मैं मानता हूँ कि ताइहॉन बहुत ज्यादा कूल है और वो हमेशा अपनी मर्जी से जीता है, पर फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? काश मैं भी उसकी तरह जी पाता। लोगों को हमेशा वैसे ही जीना चाहिए जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि किसी और के ऑर्डर पर जिंदगी बिताना बहुत ज्यादा बेकार बात है। तो इसलिए अगर कोई भी अपनी जिंदगी जी रहा है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी और का पपेट बन के ना जिए जैसे कि वो बेकार बंदा जी रहा है। तो यहाँ योनो पढ़ते हुए स्ट्रीम कर रहा होता है और जैसे उसके फादर वहाँ पर आते हैं वैसे वो स्ट्रीम को म्यूट कर देता है। आखिरकार तुम 18th क्वेश्चन पर अब तक क्यों बैठे हुए हो? क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल है? मैंने तुम्हें कहा है ना यू नो कि मैं तुम्हें यूट्यूब के जरिए देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। और हाँ, आजकल तुम बहुत कम स्ट्रीम कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम अपनी स्ट्रीम का टाइम कम करोगे तो मैं तुम पर फिर से शक करने लगूंगा और इस रूम में पहले की तरह कैमरास को इंस्टॉल कर दूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यूट्यूब को स्ट्रीम करके पढ़ा करोगी ताकि मुझे यहाँ पर कैमरास ना लगाने पड़े, तो इसलिए मुझे डिसअपॉइंट मत करना। मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूँ। तब यहाँ जिम में ताइहॉन के फादर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हॉबिन और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर तभी ताइहॉन के फादर हॉबिन को देखकर चौंक
चौंक जाते हैं और उसे डूवोन बुलाने लगते हैं, जिसे देखकर हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उन्हें बताने लगता है कि उसका नाम हॉबिन है। मुझे माफ कर देना, तुम बिल्कुल डूबोन की तरह लगते हो। और वो ताइहॉन का दोस्त था, जिस वजह से ताइहॉन की पर्सनैलिटी चेंज हो गई और वो इस तरह का बन गया। तब हम देखते हैं ताइहॉन योनू से मिलने उसके स्कूल चला गया होता है और उसे उसके यूट्यूब चैनल से पता लगा होता है कि उसकी क्लासेस की टाइमिंग क्या है, जिस वजह से वो उससे मिल पाया होता है। तब वो योनू को लड़ने के लिए कहने लगता है, पर योनू की दोस्तों को ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग पढ़ाई में कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि योनू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है, जिस वजह से वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहने लगते हैं और ताइहॉन उन्हें एक एक लात मार देता है और योनू को लड़ने के लिए कहने लगता है। क्या सच में ताइहॉन डुओन की वजह से चेंज हुआ है? तो क्या इसका मतलब डुओन बहुत बुरा इंसान था और ताइहॉन बहुत अच्छा इंसान? लगता है डुओन स्कूल का सबसे ताकतवर बंदा रहा होगा। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? ताइहॉन चाहे डुओन की वजह से चेंज हुआ था, पर असल में डुओन बुरा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसे तो बुली किया जाता था। तब हम पास्ट देखते हैं, जहाँ पर डुओन के क्लास के बच्चे उसे बुली कर रहे होते हैं और उसे अपने ब्राउन कलर के बालों को चेंज करने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उसने अपने बालों को जानबूझकर डाई किया हुआ है। पर डुओन इस चीज से मना कर रहा होता है, पर उन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो डुओन की क्लास में ताइहॉन भी होता है और उन लोगों को उसके क्लासमेट को बुली करने से मना करने लगता है। पर अचानक से ताइहॉन डुओन पर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि ताइहॉन डुओन से मिलने से पहले बहुत ज्यादा बेकार पर्सन था और अपने स्कूल में भी काफी ज्यादा ताकतवर था। तब यहाँ जो लोग डुओन को बुली कर रहे होते हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं और एक गुंडे चांग जियोन की बात कर रहे होते हैं और उन्होंने वहाँ पर डुओन को भी पकड़ के रखा होता है और उसके हाथ को सिगरेट से जलाकर उसे बुली कर रहे होते हैं। तब वो लोग उसके पेरेंट्स की भी बुराई करने लगते हैं, पर डर की वजह से डुओन कुछ नहीं बोल पा रहा होता। तब ताइहॉन आकर उन पर हमला कर देता है और खुद स्मोक करके उन लोगों को स्मोक करने से मना करने लगता है और डर की वजह से वो बेचारे भी कुछ नहीं बोल पा रहे होते। तब वो फिर से उन्हें मारने लगता है। तब ताइहॉन वहाँ पर डुओन को देखता है और उसे लगता है कि वो वहाँ पर स्मोकिंग कर रहा है, जिस वजह से वो उसे भी थप्पड़ मारता है और उसे टीचर के पास ले जाने लगता है ताकि वो उसकी शिकायत कर सके। तब वो सभी लोग ताइहॉन के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा तंग हो चुके होते हैं, जिस वजह से वो लोग चांद के पास जाने की सोच रहे होते हैं ताकि वो पैसे देके ताइहॉन को रास्ते से हटा सके। तो ताइहॉन उनके पास वापस आ जाता है, जिस वजह से वो लोग डरने लगते हैं और ताइहॉन उन्हें ताकतवर बनने के लिए अपनी ताइक्वांडो क्लास में आने के लिए कहता है। तब हमें पता चलता है कि ये कहानी एक ऐसे बंदे की होती है जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते और उसे सिर्फ खुद से ही प्यार होता है और उसका नाम ताइहॉन होता है, जहाँ पर वो पहली बार डुओन से मिला होता है और उसे किसी चीज को लेकर रिग्रेट होता है। तो ताइहॉन, तुम स्कूल में पोस्टर्स बांट रहे थे ना, क्योंकि तुम हमारे स्टूडियो को प्रमोट करना चाहते थे, तो शायद इसी वजह से यहाँ पर कोई नहीं आया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लोगों को लाना इतना ज्यादा आसान है? मैंने तुम्हें कहा ही था कि अब कोई भी ताइक्वांडो नहीं सीखना चाहता। तो ताइहॉन ये सुन के गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने स्कूल में 300 लोगों को पोस्टर्स दिए होते हैं, पर डुओन को छोड़कर वहाँ पर कोई भी नहीं आया होता, जिस वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा निकालने लगता है और उसे लग रहा होता है कि डुओन वहाँ पर उसका मजाक उड़ाने आया है। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। याद है ना तुम्हें कि तुमने मुझे पोस्टर दिखा के कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर आऊँ, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम सच में ऐसा चाहते हो। तो उसे देखकर ताइहॉन को समझ में आ जाता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो किसी को भी मना नहीं कर सकता और उसे देखकर ताइहॉन को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो ताइहॉन के फादर उसके सिर पर लात मारते हैं और उसे डुओन को ऐसे परेशान करने से मना करने लगते हैं। मुझे इसके पेरेंट्स की तरफ से फोन आया था क्योंकि वो भी इसे कोई स्पोर्ट सिखाना चाहते थे और जैसे ही उन्होंने ताइक्वांडो का पोस्टर देखा तो उन्होंने इसे ताइक्वांडो सिखाने का डिसाइड कर लिया और हाँ, वो इसे क्लास के बाद लेने आ रहे हैं, तो इसके साथ अच्छे से बिहेव करो। तब ताइहॉन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे ताइक्वांडो क्लासेस लेने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत की क्यों जरूरत है, जिस वजह से डुओन उसे बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा बनना चाहता है, जिससे कि ताइहॉन को समझ में आ जाता है कि डुओन और उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, पर उसे लग रहा होता है कि डुओन के साथ कुछ गलत है। तब शाम को एक महंगी गाड़ी डुओन को लेने आ जाती है। लगता है ये तो सच में बहुत ज्यादा पैसे वाला है और ऊपर से तो इसके फादर के भी ब्राउन हेयर्स हैं। मुझे तो लगा था कि ये ब्राउन हेयर्स के बारे में झूठ कह रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर ये इतना ही ज्यादा रिच है तो इसे बुली क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लोग तो रिच किड्स को बुली करते ही नहीं है। क्या ये इसकी पर्सनैलिटी की वजह से है या फिर ये इस वजह से है क्योंकि ये किसी को मना नहीं कर सकता? पर चलो छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक रिच किड
हमारे यहाँ पर क्लासेस लेने आ रहा है, तो चलो फिर अब आर्केड चलते हैं। तभी कुछ बाइकर्स आकर बेसबॉल बैट से तायहॉन की लातों पर हमला कर देते हैं और हमें पता चलता है कि ये काम स्किड गैंग के लीडर चान का होता है, जिसे उन तीनों लोगों ने पैसे दिए होते हैं जिन्हें तायहॉन ने मारा होता है। मेरे कुछ लोग उसे मारने गए हैं और चिंता मत करो, आज से वो अपनी लातों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तुमने कहा था ना कि तायहॉन तुम्हारे स्कूल का सबसे ताकतवर इंसान है, पर इसके बाद तो वो इतना ज्यादा डर जाएगा कि वो पुलिस को भी कुछ नहीं बता पाएगा। तो चलो फिर अब अपनी पेमेंट पूरी करो। तब हमें पता चलता है कि स्किड गैंग एक मोटरसाइकिल गैंग होती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और तभी एक बंदा चान को बताता है कि तायहॉन की लातों पर बेसबॉल बैट से हमला किया है तो वो काम नहीं करने वाला। और हम देखते हैं यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होता है, क्योंकि तायहॉन की लातों को तो कुछ भी नहीं हुआ होता। ओए, तुम लोगों को क्या सच में लगा कि तुम इतनी आसानी से मेरी लातों को तोड़ सकते हो? ये लातें आने वाले फ्यूचर में कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। और अब जब तुमने इस पर हमला कर ही दिया है तो तुम लोग एक देशद्रोही बन चुके हो। वैसे मैंने सुना तो था कि कोई गैंग पैसे लेकर लोगों को मार रही है, तो अब तुम्हें देखकर मुझे ये चीज कंफर्म हो गई है कि ये बात सच थी। तब वो लोग तायहॉन को कोई जवाब नहीं दे रहे होते, जिस वजह से तायहॉन उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और उनसे जवाब मांगने लगता है। पर हम देखते हैं तायहॉन उनकी इतनी बुरी हालत कर देता है कि वो लोग तो कुछ नहीं कह पाते। तुम लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था कि वो लड़ सकता है। लगता है अब मेरे लोगों को चोटें लग जाएंगी। तुम्हें पता है ना कि इस इंफॉर्मेशन के बाद रेट बढ़ चुका है। ऐसी बात है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैं तुम्हें कोई भी अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज तायहॉन को हरा दो। पर क्या तुम लोगों ने सुना कि वो लड़ना जानता है? और मुझे लगता है कि ये जॉब तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मैंने सही कहा ना किम? तब हम यहाँ पर डूवोन को देखते हैं जो कि अपने घर पहुँच जाता है और उसके फादर उससे हालचाल पूछने लगते हैं। मेरे घर में 5 कमरे हैं, जिसमें से एक मेरे फादर का है, एक मेरी मॉम का, एक मेरे सिबलिंग का, एक मेरा रूम और आखिरी में मेरे रूम के अंदर ही एक छोटा सा रूम जहाँ पर मैं पढ़ाई किया करता हूँ। मेरे डैड एक सेल्फ मेड मैन है, तो इसलिए उन्हें मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे भी सक्सेसफुल होना है, पर ये बहुत ज्यादा टफ है। और फिर भी मैं अपने फादर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे मेरी लाइफ और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरे फादर की जिंदगी मुश्किल हो, क्योंकि मैं उनका अच्छा बेटा हूँ। तब डूवोन पढ़ाई कर रहा होता है और तभी उसे तायहॉन का मैसेज आता है जो कि उसे जिम को क्लीन करने के लिए कह रहा होता है। और डूवोन को लगने लगता है कि शायद उसकी टाइक्वांडो क्लास का टाइम हो चुका है, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि अभी भी 13 मिनट बाकी हैं, जिसमें वो और 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हें अपने टाइम को बड़ा सोच समझ के स्पेंड करना होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। तो तायहॉन को जैसे ही पता चलता है कि डूवोन के फादर उसे अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीने नहीं दे रहे हैं, तो वो उसे अपने फादर को मारने के लिए कहने लगता है, जिसके लिए डूवोन मना कर देता है। पर तायहॉन उसे समझाता है कि जिस तरह वो एक्ट कर रहा है वैसे पपेट एक्ट करते हैं, और अगर उसके फादर को पढ़ाई से इतना ही लगाव है तो उन्हें खुद जाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि डूवोन को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, जिस वजह से वो जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी को जी सकता है। तब तायहॉन डूवोन को अपने बालों को ब्लैक कलर करने के लिए कहता है ताकि कोई भी उसे स्कूल में तंग ना करे। पर डूवोन इस चीज से मना कर देता है, क्योंकि उसके फादर को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वो अपने फादर को नाराज भी नहीं करना चाहता। तब तायहॉन डूवोन को उसकी तरफ देखने के लिए कहता है और वो पूरी तरह से घूम के पंचिंग बैग को एक जोरदार लात मारता है। मैं आज तक नहीं भूला हूँ कि वो केक कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। ये तो बहुत कमाल का है तायहॉन, तुमने ट्रिपल बार स्पिन किया है ना? ये एक 1080 डिग्री किक है और तुम्हें भी इसे ट्राई करके अपने बुलीज को हराना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुमने इस किक को इतने क्लोज से देखा है, क्योंकि इस कंट्री में मुझे नहीं लगता कि 5 से ज्यादा लोग इसे कर सकते हैं। तब डूवोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो क्रैम्प स्कूल को अटेंड करने के लिए वहाँ से खिसक लेता है। शायद मुझे इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि ये 1080 किक का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसे तो अभी तक मैं भी परफेक्ट नहीं कर पाया हूँ। ये बहुत ज्यादा पावरफुल किक है, पर इसे टारगेट के ऊपर लैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे ये डूवोन भी कितना ज्यादा बेवकूफ है। क्या ये आगे जाकर कभी अच्छे बेटे के अलावा कुछ बन भी पाएगा? ये चीज तो सच में मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो अगले दिन डूवोन के क्लासमेट्स फिर से उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे अपने ब्राउन कलर वाले हेयर्स को चेंज करने के लिए कह रहे होते हैं, जिस वजह से डूवोन मना करने लगता है
और वो लोग फिर से डुवॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। पर तभी बीच में ताइहॉन आ जाता है, जिसने डुवॉन की वजह से अपने बालों को भी ब्राउन कलर का कर लिया होता है, जिस वजह से वो लोग रुक जाते हैं। और जैसे ताइहॉन उनसे पूछने लगता है कि क्या उन्हें ब्राउन हेयर से कोई प्रॉब्लम है, वैसे ही वो लोग उस चीज से मना करने लगते हैं। तब ताइहॉन डुवॉन को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे बताता है कि वो आज कोई भी क्लास अटेंड नहीं करने वाला। मुझे लगा था कि ये बहुत ज्यादा पैथेटिक है, पर ये तो एक पपेट है जो कि वही करता है जो इसे कहा जाता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे दिखाऊंगा कि फ्री होना किसे कहते हैं। तब ताइहॉन डुवॉन का मेक ओवर कर देता है और उसके बालों को कटवाकर उसके कानों में पियर्सिंग करवा देता है, जिसके पैसे भी डुवॉन ने खुद ही दिए होते हैं। तब डुवॉन को अपने डैड का फोन आने लगता है, पर ताइहॉन उसे फोन उठाने से मना करता है। तब वो लोग कहीं घूमने जाने के बारे में सोचने लगते हैं और तभी उनके पास दो लड़कियां आ जाती हैं जो कि उनके ऊपर लाइन मार रही होती हैं। पर ताइहॉन उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है। तब ताइहॉन जैसे ही देखता है कि डुवॉन बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा है, तो उसे एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो उन लड़कियों के साथ घूमने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग कैरोके प्लेस पर चले जाते हैं, जहाँ पर डुवॉन मजे से गाना गाता है। पर लड़कियों की वजह से वो बहुत ज्यादा नर्वस भी हो रहा होता है। मुझे इस तरह मजे नहीं करने चाहिए क्योंकि मेरे डैड ऑलरेडी 300 बार कॉल कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे इस टाइम क्रैम्प स्कूल में होना चाहिए और पढ़ना चाहिए ताकि मैं अपने डैड को डिसअपॉइंट ना करूं। मुझे तो आज भी वैसा ही अच्छा बेटा बनना चाहिए जैसा कि मैं कल था, पर आखिरकार क्यों मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा है। तब वो सभी लोग मिलके मजे करने लगते हैं और ताइहॉन एक पंच मारने वाली मशीन को किक मारता है और उसके लिए किसी और को फंसा देता है। तब एक आर्केड गेम में ताइहॉन डुवॉन से 40 सेंट्स मांगने लगता है, पर डुवॉन के पास सिर्फ डेबिट कार्ड ही होता है, जिस वजह से वो ताइहॉन से माफी मांगने लगता है और उससे वादा करता है कि जब वो लोग अगली बार आर्केड में आएंगे तो वो उसे जितने चाहे उतने कॉइन्स देगा। तो डुवॉन और ताइहॉन एक आर्केड गेम में एक दूसरे के साथ कम्पीट करने लगते हैं, जिसमें डुवॉन ताइहॉन से काफी अच्छा खेल रहा होता है और ताइहॉन गुस्से में आकर उस मशीन को तोड़ देता है और बाहर सिगरेट पीने चले जाता है। तब एक लड़की ताइहॉन के पीछे पीछे घूम रही होती है और उससे उसका नाम पूछ रही होती है, पर तभी ताइहॉन उसके करीब आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि उसे उसके करीब आने के कितने पैसे मिले हैं। तब हम देखते हैं स्किड गैंग वाले लोग वहाँ पर आ जाते हैं और ताइहॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब चांद ताइहॉन से पूछने लगता है कि क्या वो पिछला स्कोर वहाँ पर सेट करेगा या फिर कहीं और। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो क्या तुम डुवॉन को जाने दोगे? उसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तब चांद इस चीज से मना कर देता है। ऐसी बात है तो लगता है मुझे अब इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, पर मुझे एक चीज काफी ज्यादा परेशान कर रही है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये लोग तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं? तब उस लड़की को लगने लगता है कि ताइहॉन उससे वो सवाल पूछ रहा है, पर हम देखते हैं ताइहॉन किम से ये सवाल पूछ रहा होता है क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि किम वहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे इस बंदे को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि ये यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया है, तो अब जब ये यहाँ पर आ ही चुका है तो ये अब मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तब हम यहाँ पर ताइहॉन का बचपन देखते हैं, जहाँ पर वो एलिमेंट्री स्कूल में होता है और सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं कि ताइक्वांडो के कंपटीशन में ताइहॉन की लड़ाई हाई स्कूल के एक लड़के से होती है, जिस वजह से सभी लोग ताइहॉन के फादर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार ताइहॉन अपनी वेट क्लास में क्यों नहीं खेल रहा है। ताइहॉन के लिए वेट क्लास बिल्कुल मैटर नहीं करती है। क्या आप लोगों ने कभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना है? अगर आपको अपने पंचेस और किक्स के अंदर पावर को जनरेट करना है तो आपको काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और अगर आप अपने अपोनेंट से छोटे और हल्के हो तो आपको अपने अपोनेंट से ज्यादा तेजी से स्पिन करना पड़ता है, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और आपकी किक्स पावरफुल हो जाती हैं। और यही रीजन है जिस वजह से मेरे बेटे के लिए वेट क्लास मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसके पास स्पिनिंग किक्स का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। तो ताइहॉन किम के ऊपर अपनी टांगों से हमला करना स्टार्ट कर देता है और हमें पता चलता है कि ताइहॉन के पास बहुत लंबी लातें होती हैं, जिस वजह से उसके पास स्पिनिंग किक्स का टैलेंट होता है और वो हवा में भी ज्यादा देर रुक सकता है, क्योंकि उसके अंदर लेजेंडरी ताइक्वांडो एथलीट हांसू सियोंग का खून दौड़ रहा होता है, जिस वजह से वो एक गिफ्टेड पर्सन होता है। तब ताइहॉन बार बार किम के ऊपर हमला कर रहा होता है और उसे उसके सवाल का जवाब देने के लिए कह रहा होता है। तब हम यहाँ पर लोगन ग्रेसिया को देखते हैं, जो कि अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन के ताइहॉन और किम की लड़ाई को देख रहा होता है और उसे ताइहॉन की किक्स काफी ज्यादा पसंद आ गई होती हैं। इसका टैलेंट तो सच में गॉड गिफ्टेड है। एक गिफ्टेड पर्सन जानता है कि अपने अपोनेंट को निराशा कैसे फील कराई जाती है, और अगर आपको सच में एक गिफ्टेड पर्सन बनना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपका ओपोनेंट आपका सामना कर रहा हो तब वो पूरी तरह से होपलेस हो। ये लड़का जानता है कि गिफ्टेड पर्सन को पावरफुल क्या चीज बनाती है, क्योंकि इसने पक्का बहुत सारे ओपोनेंट्स को निराशा
समय डाला हुआ है, पर आज इसका ये इफेक्ट काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका सामना एक बीस्ट से हो रहा है। इसका ओपोनेंट किसी भी मार्शल आर्ट में ट्रेंड नहीं है और इस बीस्ट को तो ये भी नहीं पता है कि निराशा होती क्या है। मुझे इसी तरह के वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये लोग जिंदा रहने के लिए अपने ओपोनेंट पर पागलों की तरह हमला करते रहते हैं। आज की फाइट एक जीनियस और बेकाबू बीस्ट के बीच में है जिसका तो अभी तक पोटेंशियल भी बाहर नहीं आया है। कोरिया तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तब किम ताइहॉन के ऊपर पागलों की तरह हमला करना स्टार्ट कर देता है जिससे ताइहॉन को भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि किम के पास मॉन्स्टर जैसी पावर होती है जिस वजह से वो ताइहॉन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। पर ताइहॉन भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और किम को एक लात मारता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर किम पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये एक अच्छा लड़का लग रहा है, पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो चांद की मॉम मुझे घर से बाहर निकाल देंगी और ऊपर से इस टाइम मेरे पास कोई और घर भी नहीं है। तब हमें पता चलता है कि चांद और किम रियल कजन्स होते हैं और वो चांद के घर रह रहा होता है जिस वजह से चांद को उसकी मजबूरी के बारे में पता होता है और चांद उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसके लिए बंदों को नहीं मारेगा तो वो अपनी मॉम से कह के उसे घर से बाहर निकलवा देगा, जिस वजह से किम को ये सब कुछ करना पड़ रहा होता है। पर वो वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा होता है क्योंकि उसे ये जिंदगी नहीं जीनी होती, पर अब वो इस जिंदगी में फंस चुका होता है जिस वजह से उसे ताइहॉन के साथ लड़ाई करनी पड़ रही होती है। मुझे इसे हराने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है, तो इसलिए अगर मैं इसके ऊपर लगातार हमला करता रहूंगा तो ये पक्का हार जाएगा। पर मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि चांद डुओन के पास गया है, तो इसलिए अगर मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम लगा तो उसे मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ सकता है, जिस वजह से मुझे ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। तो ताइहॉन अपनी 1080 किक को किम के ऊपर आजमाने लगता है, पर उसने अभी भी उस चीज को परफेक्ट नहीं किया होता, जिस वजह से किम उसके हमले से बच जाता है और उसे नीचे गिराकर मारना स्टार्ट कर देता है। तब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ताइहॉन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और सीधा डुओन के पास जा रहा होता है क्योंकि उसने बाकी सभी लोगों को हरा दिया होता है और अब वो डुओन को बचाना चाह रहा होता है। तो ये लड़ाई ऐसे खत्म हुई है। ये भी एक रीजन है जिस वजह से तुम्हें एक गिफ्टेड पर्सन के साथ नहीं लड़ना चाहिए। पर आखिरकार अब मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आया था, जिस वजह से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं किसी को अपना स्टूडेंट बनाऊंगा, पर इस वाइल्ड बीस्ट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट आ गया है, जिस वजह से अब मैं इसे ट्रेन करूंगा। तब यहाँ ताइहॉन आर्केड सेंटर पहुँच जाता है और ये उम्मीद करता है कि वो ज्यादा लेट नहीं हुआ होगा, पर तभी वो वहाँ जाकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि डुओन ने 1080 डिग्री वाली किक से चांद को उड़ाकर पटक दिया होता है और वो किक ताइहॉन को बहुत कमाल की लगी होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने उस किक का यूज किया है जिसे मैं भी परफेक्ट नहीं कर पाया हूँ। ये तो सच में एक गॉड गिफ्टेड पर्सन है। तब हमें पता चलता है डुओन ने चांद के ऊपर इसलिए हमला किया होता है क्योंकि उसे पता लगा होता है कि ताइहॉन खतरे में है और तब वो ताइहॉन को वहाँ पर देखकर उसे गले लगा लेता है और उसका हाल चाल पूछने लगता है। एक गिफ्टेड पर्सन जानता होता है कि उसे अपने अपोनेंट को निराश कैसे फील करवाना है, और उस दिन पहली बार ऐसा था जब मुझे मेरी जिंदगी में निराशा फील हुई थी और उस टाइम मैंने ऐसे एक्ट किया था जैसे कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। तो ताइहॉन को डुओन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है। तब यहाँ स्कूल से डुओन के फादर को पता चलता है कि डुओन के चांद को मारने की वजह से उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाने वाला है जो कि उसके स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में शो होगा और उसके बाद वो उस स्कूल में नहीं जा पाएगा जहाँ पर वो जाना चाहता है, जिस वजह से हम देखते हैं डुओन के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मुझे अच्छा बेटा बन के रहना चाहिए था और मुझे कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी मेरी गलती है क्योंकि मैंने वो नहीं किया जो मुझे कहा गया था। डुओन, ये सारी उस ताइहॉन की गलती है क्योंकि उसी ने तुम्हारा ध्यान स्टडीज से हटा दिया है और आखिरकार तुमने ये कानों में क्या पहन रखा है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देना है और उस ताइहॉन से दूर रहना है। तो डुओन देखता है कि ताइहॉन भी उस दिन स्कूल नहीं आया है, जिस वजह से उसे इस बात का रीजन समझ नहीं आ रहा होता और उसे लगने लगता है कि उसने 1080 किक का यूज करके ताइहॉन की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो आज के बाद कभी भी उस किक का इस्तेमाल नहीं करेगा और रोते हुए माफी मांगने लगता है। तो डुओन के पास कोई आ जाता है और यहाँ ताइहॉन आर्केड में गेम खेल रहा होता है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि डुओन उस किक को सक्सेसफुली कर पाया है जिसे मैं आज तक मास्टर नहीं कर पाया? आखिरकार मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ? पर रुको जरा, ये सारी
डुओन की गलती है, क्योंकि उसने ऐसे एक्ट किया था जैसे कि वो एक लूजर है, पर वो तो एक गिफ्टेड पर्सन है, जिस वजह से उसे मेरे पास आके मुझसे माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार अभी तक उसका फोन आया क्यों नहीं है? तब तायहॉन को याद आता है कि उसके फादर ने उसे बताया था कि डुओन बहुत अच्छा लड़का है, जिसे बिल्कुल नहीं पता कि वो आखिरकार चाहता क्या है, और ना ही उसे इस चीज का एहसास है कि खुश कैसे रहा जाता है। जिस वजह से तायहॉन के फादर ने तायहॉन को डुओन की केयर करने के लिए कहा होता है। तो तायहॉन खुद ही डुओन को ढूंढने जाने के बारे में सोचने लगता है, और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उसे बुलाने लगता है, पर तायहॉन उसे डुओन समझ के उसे एक थप्पड़ मार देता है। तब वो लड़का तायहॉन को बताता है कि चान की गैंग ने डुओन को किडनैप कर लिया है और तायहॉन को उनके पास आने के लिए कहा है, जिसे सुनकर तायहॉन हैरान हो जाता है और जल्द से जल्द वहाँ पर जाने लगता है। रुको जरा, आखिरकार मैं वहाँ पर जाऊँ क्यों? डुओन तो अकेले लड़ सकता है ना, तो उसे कह दो कि वो 1080 किक का इस्तेमाल करके खुद को बचा ले। देखो अब तो इसका फोन भी आ रहा है, लगता है उसे सब कुछ संभाल लिया है। तब तायहॉन डुओन का फोन उठा लेता है, जिसमें उसे चांद की आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ हम देखते हैं चांद की गैंग वालों ने डुओन को घेर रखा होता है और वो तायहॉन को बुलाने लगता है, जिस वजह से तायहॉन उठकर डुओन को बचाने जाने लगता है ताकि वो उसे बचा सके। तुमने सुना डुओन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आखिरकार तुम्हें बचाने आ रहा है, तो चलो फिर से उस फैंसी मूव का इस्तेमाल करो। क्या तुम्हें इस बार डर लग रहा है? तो चांद डुओन को मारना स्टार्ट कर देता है, पर डुओन लड़ने से मना कर रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर वो लड़ेगा तो तायहॉन उससे फिर से नाराज हो जाएगा और वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर देगा। जिस वजह से वो सभी को बताता है कि वो अब कभी भी ताइक्वांडो का इस्तेमाल नहीं करेगा। तब एक बंदा अचानक से डुओन के सिर पर एक बेसबॉल बैट मारता है, जिससे कि डुओन को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। आखिरकार अभी ये क्या हुआ? आखिरकार उस बंदे ने मुझे किस चीज से मारा और आखिरकार क्यों मैं बेहोश हो रहा हूँ? ये तो बहुत अजीब बात है। शायद अगर मैं सो जाऊंगा तो मुझे अच्छा महसूस होगा। तो चांद देखता है कि डुओन के सिर के पीछे से खून निकल रहा है, जिस वजह से वो सभी को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं और यहाँ बारिश में तायहॉन डुओन को बचाने आ रहा होता है। मैं एक हीरो की तरह जाकर डुओन को बचा लूंगा और उसके बाद उसे दिखाऊंगा कि असली गिफ्टेड पर्सन किसे कहते हैं, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तायहॉन डुओन तक पहुंच जाता है और वो डुओन की हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मुझे कभी नहीं लगा था कि कुछ अलग भी हो सकता है। मैंने सोचा था कि मैं डुओन को बचाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तायहॉन डुओन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि डुओन तो पहले से ही मर चुका है और इस चीज से वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि डुओन उसकी माफी सुने बिना ही मर गया होता है। और यहाँ पर जिन लोगों ने डुओन पर हमला किया होता है वो सारे के सारे माइनर्स होते हैं, जिस वजह से उन्हें जेल नहीं होती और उन्हें सिर्फ अपॉलॉजी का लेटर लिखने के लिए कहा जाता है। और इस चीज से वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और मजे से डुओन की मौत का मजाक उड़ाते हुए नहर के किनारे आराम कर रहे होते हैं। डुओन तो सच में बहुत बकवास बातें कर रहा था। क्या कह रहा था वो ताइक्वांडो को छोड़ने वाला है ताकि वो तायहॉन की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। वो तो बस बकवास करने लगा हुआ था और ऊपर से हमारी उस दिन कंडीशन भी कितनी अच्छी थी। मुझे नहीं पता था कि जब किसी का सिर फूटता है तो वो वैसा दिखाई देता है। लगता है मैं अगली बार इससे अच्छा काम करूंगा। तब एक गाड़ी आकर उनकी बाइक्स को उड़ा देती है और उसके अंदर से तायहॉन एक बेसबॉल बैट लेकर आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लगता है अब मुझे भी तुम्हारी तरह 10 पेज की अपॉलॉजी लिखनी पड़ेगी, पर तुम लोग 5 हो, जिसका मतलब मुझे 50 पेजेस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को जान से मारने वाला हूँ। क्या तुम यहाँ पर अकेले आ गए हो ताकि तुम डुओन की मौत का बदला ले सको? तब तायहॉन डुओन की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर उसने डुओन से 40 सेंट्स मांगे होते हैं और डुओन ने उसे वादा किया होता है कि वो अगली बार उसे बहुत सारे कॉइन्स देगा, जिसे याद करके तायहॉन रोने लग जाता है और उन लोगों से 40 सेंट्स मांगने लगता है और वो उन सभी को बेसबॉल बैट से मारना स्टार्ट कर देता है। आखिरकार क्यों मैं उसके साथ ऐसे बिहेव करता था? आखिरकार क्यों मैंने उसे इतना बुरा ट्रीट किया? मुझे तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। आखिरकार क्यों? एक ट्रेजेडी की वजह से मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है। इन लोगों को मारकर मैं बस अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ, पर ये सब कुछ मीनिंगलेस है, क्योंकि चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ पर मैं कभी भी डुओन को वापस नहीं ला सकता। तो तायहॉन ने उनकी बहुत बुरी धुलाई की होती है, जिस वजह से चांद अपने चाकू को बाहर निकाल लेता है और तायहॉन से कहने लगता है कि क्या वो भी उन्हें वैसे ही मारना चाहते हैं जैसे कि उन्होंने डुओन को मारा था।
पर तायहॉन इससे मना कर देता है क्योंकि वो डुओन की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा होता है। मुझे कभी भी उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी और मुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं उसे अपने साथ घुमाने नहीं लेकर गया होता तो उसके ऊपर ये मुसीबत कभी भी नहीं आती। मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये मेरी गलती है कि वो बिना कुछ किए ही मर गया। तब चांद चाकू लेकर तायहॉन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर तायहॉन उसके हमले से बच के उसके ऊपर बेसबॉल बैट से हमला कर देता है और उसकी काफी बुरी धुलाई करने लगता है। और ये सोच रहा होता है कि अगर वो खुद एग्जिस्ट ना कर रहा होता तो डुवॉन इस टाइम जिंदा होता। तभी चांद का दोस्त तायहॉन के सिर पर सलेंसर मारता है, जिस वजह से तायहॉन उससे 40 सेंट्स मांगने लगता है और उसके मुंह पर एक जोरदार बेसबॉल बैट मारता है, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मुझे खुद से नफरत है। काश मैं इसी टाइम मर जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं खुद के टुकड़े टुकड़े कर लूं या फिर कोई मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। अब मुझे समझ में आ गया है कि खुद से नफरत करना किसे कहते हैं। हमें माफ कर दो तायहॉन, हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे पता है कि हमने बहुत बुरी चीज की है, तो इसलिए हम तुमसे डुओन को मारने के लिए माफी मांगते हैं। तब तायहॉन चांद की कोई बात नहीं सुनता और उसके ऊपर भी बेसबॉल बैट से हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं चारों तरफ खून फैल चुका होता है और तायहॉन एक जगह पर बैठकर रोते हुए चीखना स्टार्ट कर देता है। डुओन एक पपेट था जिसे यह भी एहसास नहीं था कि खुश होना किसे कहते हैं, क्योंकि वो बस वही करता था जो उसे कहा जाता था और उसे लगता था कि जब तक उसके फादर खुश हैं तब तक वो भी खुश है। और वो यही सोचते सोचते मर भी गया। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे पता है कि अब मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि योनू और डुओन सेम पर्सन नहीं है, पर फिर भी मुझे योनू के अंदर डुओन दिखाई देता है। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तायहॉन योनू के स्कूल पहुँच गया होता है और उसके दोस्तों को मारकर उसे लड़ने के लिए कह रहा होता है। मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका कोई सेंस नहीं बनता है, पर अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए कम से कम प्लीज कोई तो इमोशन शो करो डुओन। और सेयोंगजुन मुस्कुराते हुए इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा है। ये तो सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प चाल है। हॉबिन, तो तुम मेरे साथ वॉर स्टार्ट कर रहे हो। करो करो, पर क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जीतने के काबिल हो? क्योंकि बिना वजह से इस लड़ाई को शुरू करना तुम्हारी कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। तब सेयोंगजुन की बात सही निकलती है, क्योंकि लाइव कमेंट्स में आग लग चुकी है। सब लोग उलझन में है कि आखिर तायहून योनू से क्यों लड़ना चाहता है। तब ये देखकर होबिन, गाउल और स्नैपर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हॉबिन, व्यूअर्स हमारे खिलाफ हो रहे हैं और वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है कि तायहॉन ने योनू से लड़ाई मोल ले ली है। तब ये देखकर होबिन समझ जाता है कि तायहून एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि लाइव चैट में लोग तायहून को बुली और बदमाश बुला रहे हैं और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। क्या ये हमारी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? हॉबिन, क्या मैं लाइव स्ट्रीम को रोक दूं? तब होबिन को एहसास हो जाता है कि अब लाइव स्ट्रीमिंग रोकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें पहले ही बुरा भला कह रहे हैं और होबिन यू कंपनी को अब लोग बुलीज का ग्रुप समझ रहे हैं। पर इन सबसे बेखबर तायहून आगे बढ़ रहा है। तब तायहून योनू को डुवोन बुलाता है और ये नया नाम सुनकर लाइव चैट में सब और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि किसी को एहसास नहीं होता कि डुवोन कौन है और तायहून योनू को देखते हुए बार बार वही नाम क्यों दोहरा रहा है। आखिरकार अब इसे क्या हो गया है? क्या ये मुझे कोई और समझ रहा है? पर अब मैं इसे और इग्नोर नहीं कर सकता, जिस वजह से अब मैं इसे अपने आप के ऊपर कुछ लाते मारने दूंगा ताकि ये मुझे और ज्यादा परेशान ना करे। तब योनू तायहून का हाथ झटक देता है और उसे जल्द से जल्द फाइट खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे क्रैम स्कूल जाना होता है। तब ये देखकर दूर बैठा सेयोंगजुन मुस्कुराता है। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो योनू, तुम्हें इस लड़ाई को एक तरफा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह तुम हॉबिन यू कंपनी को बुरा दिखा सकते हो। तब हॉबिन ये देखकर चिल्ला पड़ता है और तायहून को योनू से फाइट करने से मना करने लगता है, क्योंकि इससे सिर्फ तायहून को ही नुकसान होगा। लेकिन तायहून उसकी एक नहीं सुनता और वो हवा में उछलकर योनू को एक जोरदार किक मारता है। पर अचानक योनू उस किक को रोक लेता है, जिससे कि तायहून हैरान हो जाता है, पर योनू का ध्यान कहीं और ही होता है। मुझे इस टाइम यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे तो क्रैम स्कूल जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास इन सब पे बर्बाद करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपना टाइम समझदारी से बिताना होगा, क्योंकि इसी चीज के ऊपर मेरा भविष्य डिपेंड करता है। तब तायहून एक के बाद एक किक मारता जाता है और योनू बस उनसे बच रहा होता है। तब एक किक उसके चेहरे के पास से गुजरती है, लेकिन वो अभी भी अपनी पढ़ाई के बारे में ही सोच रहा होता है और ये उम्मीद कर रहा होता है कि उसके फादर ये सब कुछ देखकर नाराज नहीं होंगे। तभी तायहून एक फ्लाइंग नी से उसके चेहरे पर हमला करता है
हे डुवन, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी क्रैम्प स्कूल के बारे में सोच रहे हो? रुको जरा, आखिरकार इसे कैसे पता चला? क्या इसने मेरा मन पढ़ लिया या फिर कोई और बात है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुमसे लड़ रहा हूँ ना, जैसा कि तुम चाहते थे। तो तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? लगता है ये योनू को गुस्सा दिलाना चाहता है, पर ये इम्पॉसिबल है क्योंकि योनू एक पपेट है, जिस वजह से वो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सकता और मैंने और योनू के फादर ने ही उसे ऐसा बनाया है। तब यहाँ तायहुन अभी भी योनू को उकसा रहा होता है और उसे बार बार डुवोन बुला रहा होता है, जिससे परेशान होकर योनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं डुवोन नहीं हूँ, मैं योनू हूँ, तो इसलिए मुझे किसी और के नाम से बुलाना बंद करो। तुम एक पपेट हो, एक ऐसे पपेट जो कि वही करता है जो उसके फादर उसे करने के लिए कहते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं पपेट नहीं हूँ, तो आखिरकार तुम मुझे बार बार पपेट क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, तो इसलिए मुझे बार बार पपेट कहना बंद करो। तब योनू को इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर तायहुन को बहुत सेटिस्फेक्शन फील होती है और तब वो योनू के चेहरे पर एक जोरदार हाई किक मारता है, जिससे योनू जमीन पर गिर जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। तब लाइव चैट में लोग योनू के लिए बुरा महसूस करने लगते हैं। आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे इस तरह किसी बुली पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। शायद आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, जिस वजह से मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूँ, और शायद ये इस वजह से है क्योंकि मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया था। तब उसके दिमाग में उसकी जिंदगी का दम घोंटने वाला शेड्यूल घूमने लगता है, क्योंकि वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा होता है जहाँ उसके पास सोने तक का टाइम नहीं है। तभी तायहुन आगे बढ़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है और उससे पूछने लगता है कि क्या वो खुश है, जिसे सुनकर योनू चौंक जाता है। क्या मैं खुश हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मेरे फादर एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है और मेरा सपना एक डॉक्टर बनना है, जो कि उनके जैसी ही एक प्रेस्टिजियस जॉब है। ये एक ऐसा सपना है जो मेरे फादर को बहुत ज्यादा पसंद है, जिस वजह से मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी उसकी आंख से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर आ जाता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। देखो, तुम खुश नहीं हो। आखिरकार मैं रो क्यों रहा हूँ? मैं तो सच में खुश हूँ ना। तो योनू बताओ, आखिरकार तुम क्या बनना चाहते हो? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें पपेट बनाने के बाद तुम्हें क्या गोल दिया है, बल्कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम क्या बनना चाहते हो। तो योनू के दिमाग में ये सवाल गूंजने लगता है और उसे सच में याद नहीं आता कि वो क्या करना चाहता था। और तभी उसे उसके बचपन की एक धुंधली सी याद आती है, जब उसने पहली बार कराटे की ड्रेस पहनी थी और वो बहुत खुश था, पर फिर पढ़ाई के दबाव ने उसके कराटे के जुनून को दबा दिया। तब प्रेजेंट में वो सच्चाई को एक्सेप्ट करता है और बताता है कि उसे कराटे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसे सुनते ही तायहुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो योनू के ऊपर अपने सिग्नेचर मूव बैक किक से हमला करता है और उसे अपना क्योकुशिन कराटे दिखाने को कहता है। तब योनू को अपना बचपन दिखाई देता है, जो कि उसे एहसास दिलाता है कि कराटे उसका पैशन है, जिस वजह से वो एक ताइक्वांडो एथलीट से नहीं हार सकता। तब योनू हवा में घूमता है और तायहुन के चेहरे की तरफ एक जबरदस्त किक मारता है और हमें पता चलता है कि ये क्योकुशिन कराटे का सबसे फेमस मूव द क्रिसेंट किक है। तब तायहुन को चोट लग जाती है, पर योनू अब लड़ने के लिए तैयार है और उसके चेहरे पर आंसू के साथ साथ एक उम्मीद भी होती है। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं लड़ूंगा और डू ऑन बनूंगा। तो क्या तुम मुझे बचा सकते हो तायॉन? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो चलो आज का लेसन यहीं से शुरू कर। तब ये देखकर लाइव चैट का माहौल पूरी तरह बदल जाता है और जो लोग पहले तायहुन को गाली दे रहे होते हैं वो अब एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसे देखकर होबिन और सेओंगजुन चौंक जाते हैं। तब हमें योनू का अतीत दिखाया जाता है। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी एक हैमस्टर से अलग नहीं है और वो बस एक ही पहिए पर दौड़ रहा है। मैं एक हैमस्टर व्हील में फंसा हुआ था, क्योंकि जब मैं सिर्फ 10 साल का था तब से मेरी जिंदगी एक फिक्स्ड टाइम टेबल पर चलती थी। मेरे पास तो सांस लेने का भी टाइम नहीं था, पर मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण भी थी और वो था क्योकुशिन कराटे। मुझे क्योकुशिन शब्द पसंद था क्योंकि उसका मतलब था द अल्टीमेट ट्रुथ, लेकिन मेरे फादर को ये पसंद नहीं था, जिस वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तब प्रेजेंट में योनू उसी क्योकुशिन कराटे के सबसे शक्तिशाली स्ट्रेट पंच से तायहुन पर हमला करता है और उसे एहसास होता है कि वो इस चीज से बहुत खुश है। तब ये सब कुछ देखकर ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो सभी लोग तायहुन को चीयर करने लगते हैं। तब तायहुन को मार खाते देखकर होबिन को ऐसा लगता है कि जैसे ताइक्वांडो कराटे के आगे बिल्कुल बेकार है, पर तभी तायहुन भी योनू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब हमें बताया जाता है कि ताइक्वांडो कोरिया का राष्ट्रीय खेल है, जो कि पहले एक मार्शल आर्ट था, पर समय के साथ साथ एक खेल में कन्वर्ट हो गया।
पर क्योकुशिन कराटे अलग है क्योंकि इसमें तुम अपने ओपोनेंट को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हो। ये रियल फाइट के लिए बनाया गया मार्शल आर्ट है और इसीलिए जब एक ताइक्वांडो फाइटर एक क्योकुशिन फाइटर से भिड़ता है तो उसके लिए उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि क्योकुशिन फाइटर्स ऐसे लड़ते हैं जैसे कि वो रियल फाइट में लड़ रहे हो, जिस वजह से उन्हें बिना किसी गियर के लड़ने की आदत है। एक ताइक्वांडो फाइटर को क्योकुशिन फाइटर को हराने के लिए अपने पैरों पर बहुत फुर्तीला होना पड़ता है। बेशक क्योकुशिन में भी फुटवर्क टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उनका फुटवर्क ताइक्वांडो से धीमा होता है, जिस वजह से स्ट्रीट फाइट में ताइक्वांडो फाइटर क्योकुशिन फाइटर्स पर भारी पड़ सकते हैं। पर क्योकुशिन कराटे को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट कहा जाता है और वो इसलिए है क्योंकि इसके फाइटर्स को मार खाने के लिए ट्रेन किया जाता है, जिस वजह से उनका शरीर इसके लिए तैयार होता है। तो ऐसी बात है, तुम्हारा शरीर तो दर्द सह सकता है पर तुम्हारा चेहरा तो इसके लिए ट्रेन नहीं है ना। तब ताइहुन सीधा उसके चेहरे पर हमला करता है, जिससे योनू बुरी तरह से घायल हो जाता है क्योंकि क्योकुशिन कराटे के मैच के नियमों में चेहरे पर पंच करना मना होता है, जिस वजह से वो लोग अपने चेहरे पर वार सहने के आदी नहीं होते हैं। ये देखते ही हॉबिन और स्नैपर खुश हो जाते हैं और योनू जमीन पर नीचे गिर जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे ताइक्वांडो जीत गया हो। तो क्या हो गया? क्या तुम हार मान रहे हो? क्या तुम सच में बस इतना ही कर सकते हो? मुझे उठना होगा पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं थक गया हूँ। मैंने उस पर इतने हमले किए पर वो नॉकआउट होने के करीब भी नहीं आया, तो इसलिए मैं हार मान रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। तब दूसरी तरफ स्नैपर और हॉबिन लाइव स्ट्रीम खत्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं। हॉबिन, ऑडियंस दोबारा से हमारी तरफ आ रही है और ताइहुन भी लड़ाई को जीत गया है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि उसने अभी हार नहीं मानी है और वो इस तरह क्योकुशिन स्पिरिट को टूटने नहीं दे सकता। तब इतनी मार खाने के बाद भी योनू फिर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ताइहुन खुश हो जाता है। तब हमें क्योकुशिन की स्पिरिट के बारे में बताया जाता है, जिसे एक ऐसे आदमी ने बनाया था जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता था, और अगर कोई क्योकुशिन के रास्ते पर चलना चाहता है तो उसे खुद से पूछना होगा कि क्या वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। मुझे उठना होगा क्योंकि मैंने अभी भी उसे वो सब कुछ नहीं दिखाया है जो मैं कर सकता हूँ। तब हमें बताया जाता है कि क्योकुशिन कराटे में चेहरे पर वार करना इसलिए बैन हुआ क्योंकि इस वजह से बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती थी। क्योकुशिन कराटे एक ऐसे इंसान द्वारा बनाया गया मार्शल आर्ट है जो सबसे ताकतवर बनना चाहता था। योंग यूई चॉय क्योकुशिन कराटे के फाउंडर ने कहा था, अगर तुम अपना राइट हैंड इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करो। अगर तुम अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपने पैरों का इस्तेमाल करो। अगर तुम अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपने सिर का इस्तेमाल करो। अगर वो भी काम न करे तो अपने ओपोनेंट को किसी भी कीमत पर नीचे गिरा दो, भले ही तुम्हें उन्हें गालियां ही क्यों न देनी पड़े, क्योंकि यही क्योकुशिन कराटे है। तब योनू भी येओंगुई चॉय की तरह पोज करता है और ये देखकर होबिन, स्नैपर और गेउल के होश उड़ जाते हैं। तब योनू एक आखिरी वार के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ताइहुन अपने ताइक्वांडो स्टांस को छोड़कर उसे एक पंच मारता है। रुको जरा, क्या ये अपनी फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये इतना सब कुछ होने के बाद ताइक्वांडो छोड़ रहा है? तब हमें ताइहुन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो किम से हारने के बाद एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसके फादर उससे उसका हालचाल पूछते हैं। तब ताइहुन अपने फादर से ये वादा करता है कि वो अगली बार जीत कर दिखाएगा और ये साबित कर देगा कि वो ताइक्वांडो के जरिए दुनिया को जीत सकता है। ताइहुन, जो तुम करना चाहते हो वो इस तरह के ताइक्वांडो के साथ पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से मैं तुम्हें ताइक्वांडो का एक और स्टाइल सिखाऊंगा। ताइक्वांडो के दो मेन स्टाइल्स हैं। पहला है WT स्टाइल, जिसमें सिर्फ पैरों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें फिस्ट से चेहरे पर मारना मना है। और दूसरी स्टाइल असली लड़ाई को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें फिस्ट का इस्तेमाल करने की इजाजत है और इसे ITF स्टाइल का ताइक्वांडो कहा जाता है। योनो, तुम्हें तो खुद को लकी समझना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें ताइक्वांडो के इस स्टाइल को दिखाने की प्लानिंग नहीं कर रहा था। तब यहाँ ताइहुन योनू के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि योनू की बुरी हालत हो जाती है और ताइहुन योनू के सिर पर लात मार के उसे आराम करने के लिए कहता है, मैं एक प्रिजन के अंदर कैद था जो कि बहुत ज्यादा डार्क और छोटा था और मैं किसी का इंतजार कर रहा था जो कि आके उस दरवाजे को तोड़ दे, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो अगर मैं सच कहूँ तो मैं यही उम्मीद कर रहा था कि काश ऐसा कुछ हो जाए। तब यहाँ योनू को होश आ जाता है और हम देखते हैं हॉबिन और ताइहुन योनू के पैरों की मसाज कर रहे होते हैं। मैंने तुम्हें कहा है ना ताइहुन कि तुम्हें ऐसे मसाज नहीं करनी है। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम किसी को भी बेहोशी से नहीं उठा पाओगे। आखिरकार तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम अपना मुंह ऐसे ही चलाते रहे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो योनू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है, जिस वजह से स्नैपर और गायोल उसे घेर लेते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि ताइहुन तो उसे वहीं पर दफनाने वाला था
पर ये उन्हीं की वजह से है कि वो बचकर यहाँ पर आ गया है, जिस वजह से उसे उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तब तायहोन योनू को उसके स्टूडियो से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो सब कुछ तो ठीक है, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तब योनू वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। योनू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कुछ सोच लिया है, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो क्रैम्प स्कूल नहीं जा रहा है। तब गायोल को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे तायहोन की 1080 वाली किक देखने को नहीं मिली होती, जिस वजह से तायहोन को डूवॉन याद आने लगता है। पर तभी हॉबिन भी 1080 किक करने का ट्राई करने लगता है, जिसे देखकर तायहोन हैरान हो जाता है। पर हम देखते हैं हॉबिन किक मारने के चक्कर में खिड़की से बाहर गिर जाता है, पर गेओल उसे पकड़ लेती है और स्नैपर भी उसे बचाने के लिए कहने लगता है। पर तायहोन का ऐसा कोई इरादा नहीं होता। वैसे तायहोन, मैं तुमसे कब से एक चीज पूछना चाह रहा था कि क्या सच में डूवॉन हॉबिन की तरह दिखाई देता था? तुम्हारे फादर ने हमें उसके बारे में बताया है कि वो तुम्हारे मिडिल स्कूल का क्लासमेट था, जो कि कुछ गुंडों के मारने की वजह से मर गया, और ऊपर से जो तुमने यूनो के साथ लड़ाई की है, उससे मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या तुम हॉबिन का ध्यान इस वजह से रख रहे हो क्योंकि वो डूवॉन की तरह दिखाई देता है? तब गायोल के हाथ से हॉबिन का हाथ छूट जाता है, जिस वजह से तायहोन उसे पकड़ लेता है। अगर वो दोनों एक जैसे दिखते होते तो मैं इसके साथ शुरू से ही अच्छा बिहेव करता, जिस वजह से मेरा यही जवाब है कि ये उसकी तरह बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तब गायोल देखती है कि सारे सब्सक्राइबर्स आग बबूला हो रहे हैं और तायहोन को योनू से बिना बात की लड़ाई के लिए माफी मांगने के लिए कह रहे होते हैं, और साथ ही साथ उसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे होते हैं। और हम देखते हैं इस वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उन्हें छोड़कर भी जा रहे होते हैं। बॉस देखो, हमारा चैनल ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है, आखिर का वो सपना पूरा हो गया। वो सब कुछ तो ठीक है, पर मैं ये नहीं चाहता कि हमारा चैनल इस तरह फेमस हो। तब तायहोन उन लोगों के साथ लड़ने के बारे में कहने लगता है, जो कि उनके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। पर तभी हॉबिन देखता है कि योनू ने इसके लिए पहले ही एक वीडियो बना दी होती है, जिसमें वो सबसे माफी मांग रहा होता है और बता रहा होता है कि इसमें वायरल हिट और तायहोन की कोई गलती नहीं थी, जिस वजह से सारे सब्सक्राइबर्स शांत हो जाते हैं। और हम देखते हैं योनू यूट्यूब से रिटायर हो जाता है। तब यहाँ योनू के फादर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये पहली बार है जब तुमने मुझे तुम पर थप्पड़ मारने का रीजन दिया है, तो तुम यूट्यूब को क्विट करके ये कहना चाह रहे हो कि तुम पढ़ने को भी क्विट कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस फ्री रहना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। तब यहाँ स्योंगजुन के रेस्टोरेंट में बहुत सारे माफिया के लोग इकट्ठा हुए होते हैं और स्योंगजुन उनका स्वागत कर रहा होता है। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। मैं स्योंगजुन इस प्रोजेक्ट में आपका एजेंट हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में कितनी प्रोग्रेस हुई है। तब हम देखते हैं किसी को भी स्योंगजुन की बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो बस ये जानना चाह रहे होते हैं कि क्या स्योंगजुन को योनू के फादर के पास से इस प्रोजेक्ट को चलाने का परमिट मिले, जिस वजह से हम देखते हैं स्योंगजुन सबको ये आश्वासन देता है कि उन्हें बहुत जल्दी परमिट मिल जाएगा, जिस वजह से उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर योनू के डैड आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और स्योंगजुन उनका स्वागत करने लगता है। और तभी योनू के डैड उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये सारी तुम्हारी गलती थी। तुम ही ने कहा था ना कि मैं यूट्यूब के जरिए योनू पर नजर रख सकता हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैंने योनू को पपेट बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी, पर जब वो यूट्यूबर बना तब उसे और ज्यादा आइडियाज आने लगे। और तुम्हें पता आज उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता है। मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो अब बस परमिट के बारे में भूल जाओ और मुझे इस बिजनेस प्रोजेक्ट से भी ब्रेक चाहिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मुझे एक ऐसे बंदे के साथ डील नहीं करनी चाहिए जो कि पहले एक गुंडा था। तो योनू के फादर वहाँ से चले जाते हैं और सभी को समझ में आ जाता है कि अब उन्हें उनका परमिट नहीं मिलने वाला, जिस वजह से वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर तब स्योंगजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। हॉबिन, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तब क्या होता है जब कोई मेरे पैसों के साथ खेलता है। तो बस मेरा इंतजार करो। तब यहाँ योनू के फादर अपने सेक्रेटरी को उस परमिट को फाड़ने के लिए कहते हैं और सारे रिकॉर्ड्स को भी जलाने के लिए कहते हैं। पर तभी एक बंदा बाइक पे आके उनके मुंह पर एक जोरदार बैट मारता है। बॉस, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, जिस वजह से मैं पकड़ा जा ही नहीं सकता। और वैसे ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं एक जेल का कैदी जो हूँ। तब हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं चान होता है, जिसे स्योंगजुन ने भेजा होता है और स्योंगजुन ने अपने पास एक बंदे को भी बुलाया होता है। तो अब हम दोनों को ही हॉबिन से अपना बदला लेना है। तो मैंने
मैंने सोचा है कि सबसे पहले हमें कुछ मजे करने चाहिए। आखिरकार तुम क्या सोचते हो पाको, ये सही रहेगा ना? तब पाको उस दिन को याद करने लगता है जब हॉबी ने उसकी बेइज्जती की थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो हॉबिन पर वार करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तब यहाँ योनू के फादर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए होते हैं, जहाँ पर सारी नर्सेस उन्हीं के बारे में बातचीत कर रही होती हैं और वहाँ पर योनू भी मौजूद होता है। तब हॉबिन और उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं ताकि वो योनू के फादर का हालचाल पूछ सके। और तब तायहोन को जैसे ही पता चलता है कि योनू के डैड के ऊपर बेसबॉल बैट से हमला किया गया है, तब उसे चांद याद आ जाता है, पर उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सब कुछ चांद ने किया है। तब यहाँ चांद की गर्लफ्रेंड पैसों को लेकर उस पर चीख रही होती है, जिस वजह से चांद उसे पकड़ लेता है और उसे मारना स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि जितने पैसे उसे मिले हैं वो उतने के ही लायक है। तब चांद सेओंगजुन से माफी मांगने लगता है क्योंकि सेओंगजुन ने उसे योनू के फादर को मारने के लिए कहा होता है, पर योनू के फादर अभी भी जिंदा होते हैं। तब यहाँ हॉबिन की माँ हॉबिन को बताती है कि उन्होंने अपनी जॉब को क्विट कर लिया है, जिस वजह से हॉबिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लग रहा होता है कि शायद उसकी माँ को समझ में आ गया है कि हॉबिन पैसे कमा सकते हैं। तुम जिस वजह से सोच रहे हो मैंने उस वजह से जॉब नहीं छोड़ी है। मैंने जॉब इसी वजह से छोड़ी है क्योंकि मुझे नई जॉब मिल गई है और उसमें मुझे $2700 मिल रहे हैं। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है मॉम, पर आखिरकार ये किस तरह की जॉब है जिसमें आपको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं? चिंता मत करो हॉबिन, मैं कोई भी अजीब काम नहीं करूंगी, तो इसलिए तुम अब आराम से अपनी स्टडीज पर फोकस करो। तब हम यहाँ पर सेओंगजुन का रेस्टोरेंट देखते हैं, जहाँ पर सेओंगजुन पाक गो से हॉबिन के बारे में बात कर रहा होता है और उसे हॉबिन से बदला लेने के लिए कहता है, जिसके लिए पाक गो तैयार हो जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हॉबिन को हराना चाह रहा होता है, जिस वजह से सेओंगजुन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तब यहाँ हॉबिन गायोल को कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहता है और हम देखते हैं उसके साइन होते ही उन्हें अपना एक नया ऑफिस मिल जाता है, जिस वजह से सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब हम देखते हैं वो ऑफिस असल में एक घर होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मीटिंग रूम, लॉन्च और साउंड प्रूफ स्टूडियो भी होता है और दूसरे फ्लोर पर लड़कियों के रहने के लिए रूम्स भी होते हैं ताकि वो आराम से वहाँ पर सो सकें, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब रूमी और मांगी अपने अपने कमरों में कपड़े चेंज कर रहे होते हैं और गायोल जाकर उन्हें देखना स्टार्ट कर देती है, जिससे रूमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और बेचारा मांगी तो पूरी तरह से शर्मा गया होता है। तब यहाँ हॉबिन और तायहोन बाहर हॉबिन यू कंपनी का बोर्ड लगा रहे होते हैं और वहाँ पर तायहोन के फैंस ने उसका एक कटआउट भेजा होता है, जिसे तायहोन फेंकने के लिए कहता है और हॉबिन को ये देख के यकीन नहीं आ रहा होता कि वो सच में कंपनी का CEO बन गया है और वो ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। तब गायोल खुद को बॉस बुला रही होती है, पर हॉबिन उसे समझाता है कि वो बस फिगर हेड है जो कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस को अप्रूव करती है। तब हॉबिन का फोन बजने लगता है, जिससे कि हॉबिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं हॉबिन को सेओंगजुन का फोन आ रहा होता है। तो हॉबिन फोन को उठा लेता है और वो कांपते हुए उसके साथ बातें करने लगता है, जिस वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हॉबिन ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है। तो हॉबिन आखिरकार तुम कैसे हो? वैसे मैंने तुमसे एक फेवर मांगने के लिए फोन किया है। तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी के साथ एक न्यू स्ट्रीमर ने डील साइन की है और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम उसके साथ क्या करते हो। और हाँ, वो इस टाइम स्ट्रीम कर रहा है, जिस वजह से तुम उसे कॉन टीवी पर देख सकते हो। तब रूमी कॉन टीवी को खोल लेती है और उस स्ट्रीम को हॉबिन को दिखाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो पाक गो होता है। वो स्नैपर को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो वहाँ पर स्ट्रीम कर रहा है, पर तभी रूमी देखती है कि हॉबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है हॉबिन, क्या तुमने पहचाना कि ये कौन है? मैंने जब इन्हें देखा तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। सच में मदर्स कितनी अमेजिंग होती है ना। वैसे तुम मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हारी मॉम को बिल्कुल धोखा नहीं दिया। वो तो मेरे पास खुद आई थी क्योंकि उन्हें पता चला था कि इस जॉब के अंदर उन्हें $2700 मिलने वाले हैं। पर तुम टेंशन मत लो, मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम यूट्यूब पर हो। पर तुम्हें पता है कि मजेदार बात क्या है? पागो के साथ इस वीडियो के अंदर तुम्हारी मॉम को अपने बालों को शेव करना पड़ेगा और इस बारे में उन्हें पहले से पता था, जिस वजह से उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे की कॉलेज की फीस जमा करानी है। तुम्हारी मॉम को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार तुम इतने अच्छे स्ट्रीमर कैसे बन गए। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें फायर नहीं करूंगा क्योंकि वो XJ कंपनी की टॉप शो गर्ल है। वैसे हॉबिन मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार इस टाइम तुम्हारा चेहरा देखने में कैसा लग रहा होगा। तब हम यहाँ पर देखते हैं अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर हॉबिन और स्नैपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सेओंगजुन, तुम्हें मेरी माँ को इस बीच नहीं लाना चाहिए था। तब यहाँ स्ट्रीमिंग के बाद हॉबिन की मॉम घर वापस जा रही होती है और अपने बालों को देखकर उन्हें ये चिंता हो रही होती है कि आखिरकार वो हॉबिन को इस बारे में क्या बताएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पहली
मेरी स्ट्रीम अच्छी गई हो। मुझे हर मंथ $2700 मिलने वाले हैं और ऊपर से वो मेरे साथ डोनेशंस को भी शेयर करने वाला है। आज हमने डोनेशन से $2700 कमाए हैं और ये सब कुछ तो मुझे बस अपने बालों को शेव करने से ही मिल गया है। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पैसों को इकट्ठा नहीं करेंगे तो भी बाद में हॉबिन का मजाक जरूर उड़ेगा, जिस वजह से मुझे ये सब कुछ करने में कोई शर्म नहीं है। तब हॉबिन की मॉम घर वापस आ जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हॉबिन उनका खाने के साथ स्वागत करता है और वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है ताकि उसकी मॉम को पता ही न चले कि उसे उनकी सच्चाई पता है। तब हॉबिन की मॉम हॉबिन को डोनेशन के पैसे दे देती है, जिसे हॉबिन कांपते हुए एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी माँ से माफी मांगने लगता है कि उसकी वजह से उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तब हम यहाँ पर हॉबिन की कंपनी का ऑफिस देखते हैं, जहाँ पर स्नैपर हॉबिन को सेओंगजुन और पागो का सच सबके सामने लाने के लिए कह रहा होता है, पर हॉबिन कुछ नहीं कह रहा होता और स्नैपर को भी चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि स्नैपर ने भी पहले हॉबिन की मॉम के बारे में बहुत कुछ बोला होता है। तब ग्योल भी हॉबिन से उसकी मॉम का बदला लेने के लिए कहती है, पर हॉबिन उसे भी चुप करा देता है और रूमी भी उसे इस बात के लिए कहने लगती है, मैं उनकी सच्चाई सबके सामने नहीं लाने वाला हूँ। आखिका तू ये क्या कह रही हो? मैं ये इस वजह से नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने उन्हें अब तक ये नहीं बताया है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसमें फाइटिंग होती है, और ऊपर से मॉम ने भी मुझे ये नहीं बताया है कि वो स्ट्रीमिंग करती हैं। तो इसलिए अगर मैं उनकी सच्चाई बाहर लाऊंगा तो मेरी मॉम को भी एहसास हो जाएगा कि मुझे उनकी लाइव स्ट्रीम के बारे में पता है, और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि मैं पैसों के लिए मार खाता हूँ, जिससे कि उनका दिल टूट जाएगा। तो इसलिए मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तो क्या आप तुम मुझे नीचे उतार दोगे मांगी? अगर तुम उनकी सच्चाई बाहर नहीं लाना चाहते हो तो इन सब से मुझे निपटने दो और चिंता मत करो, इस बार मैं उन्हें मार डालूंगा। तो हॉबिन मांगी को भी ऐसा कुछ भी करने से मना करता है, जिससे कि मांगी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो स्नैपर हॉबिन को समझाने लगता है कि उसे अपनी मॉम का बदला लेना ही होगा, क्योंकि वो ऐसे चुप नहीं बैठ सकता। और ऊपर से जब स्नैपर ने हॉबिन की मॉम के बारे में बुरा भला कहा था, तब हॉबिन ने तो उससे भी लड़ाई स्टार्ट कर दी थी, जिस वजह से स्नैपर को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हॉबिन इस बार इतना ज्यादा शांत क्यों है। तब गायोल स्नैपर को शांत रहने के लिए कहती है और ये समझाती है कि इन सब में सबसे ज्यादा तकलीफ हॉबिन को ही हो रही है। तब मांगी हॉबिन को एक हैंगर के साथ लटका देता है और यहाँ पागो सेओंगजुन से मिलने गया होता है, जहाँ पर उसने आज हॉबिन की मॉम के साथ एक और लाइव स्ट्रीम की होती है और उसने उनसे पूछा होता है कि क्या वो अपने बेटे को जलता हुआ देखना चाहेंगी या फिर डूबता हुआ। जिस क्वेश्चन का जवाब हॉबिन की मॉम नहीं दे पाती, जिस वजह से सब्सक्राइबर्स बोर होने लगते हैं और लाइव स्ट्रीम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पागो हॉबिन की मॉम को हैंड स्टैंड करने के लिए कहते हैं और साथ में सबसे माफी मांगने के लिए कहते हैं, जिसके लिए हॉबिन की मॉम तैयार हो जाती है और सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। तब सेओंगजुन भी ये देख के हंसना स्टार्ट कर देता है और पागो सेओंगजुन से पूछने लगता है कि क्या हॉबिन इसके चक्कर में उनके पीछे नहीं आने वाला। वो हमारे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो हमारी सच्चाई सबके सामने लाएगा तो उसकी सच्चाई भी उसके मॉम के सामने आ जाएगी और साथ में उसकी मॉम को ये भी पता चल जाएगा कि हॉबिन ने उनकी लाइव स्ट्रीम देखी है और हॉबिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, जिस वजह से वो हमारे पीछे तो कभी नहीं आ सकता। तब स्नैपर अगले दिन हॉबिन के घर जाने लगता है, क्योंकि वो काफी टाइम से हॉबिन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। तब हॉबिन के घर के अंदर स्नैपर को हॉबिन की मॉम मिलती है, जो कि उसे बताती है कि हॉबिन इस टाइम किसी से मिलने बाहर गया है, जिस वजह से हम देखते हैं स्नैपर हॉबिन के कमरे में जाने लगता है और हॉबिन की मॉम उसे समझाने लगती है कि हॉबिन ने किसी को भी उस कमरे में आने से मना किया है, पर स्नैपर हॉबिन की मॉम की बात नहीं सुनता और जैसे उस रूम के अंदर एंटर करता है, वैसे वो देखता है कि उस कमरे का तो बुरा हाल हो चुका है और उस जगह पर तो चारों तरफ खून फैला हुआ है, जिस वजह से स्नैपर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन उस कमरे में करता क्या था। तब स्नैपर ताएहॉन से मिलने चला जाता है और उसे हॉबिन के बारे में बताने लगता है, पर हम देखते हैं ताएहॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो बस फ्रंट यार्ड को जिम में बदलने में लगा होता है, जिस वजह से स्नैपर उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे हॉबिन को ढूंढने के बारे में कहने लगता है। आखिरकार तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हॉबिन यहाँ पर आया था क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसे सिखाऊं कि आखिरकार किसी को मरते दम तक कैसे मारा जाता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं पागो अपने अगले कंटेंट की तैयारी कर रहा होता है ताकि वो हॉबिन की मॉम को और ज्यादा तंग कर सके, और तभी वहाँ पर हॉबिन आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं ताएहॉन को भी पता होता है कि हॉबिन पागो से मिलने गया है, जिस वजह से स्नैपर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने उसे क्यों नहीं रोका। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकता था, क्योंकि इस टाइम तो उसे देखकर मैं खुद डर गया था। तब यहाँ पागो हॉबिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या वो वहाँ पर उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए आया है। मेरा प्लान कभी भी तुम्हारी सच्चाई बाहर लाने का नहीं था, क्योंकि मेरा प्लान तो तुम्हें मारने का है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि हॉबिन ताएहॉन से मदद लेने आया होता है। मुझे पता है कि तुमने कहा
कहा है कि पागो एक एमेच्योर फाइटर है जिसने कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीखा है, और इसे देखकर लग रहा है कि ये तुमसे काफी ज्यादा बड़ा है। तो आखिरकार तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें 1080 डिग्री किक सिखाऊं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम लड़ाई में कितने अच्छे हो चुके हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुमसे कितना बड़ा और ताकतवर है, क्योंकि अब कोई भी एमेच्योर फाइटर तुम्हें नहीं हरा सकता। तुम चाहो तो तुम उन्हें मार सकते हो। तो हॉबिन के पंच मारने की वजह से पागो का नाक टूट गया होता है, पर वो ऐसे दिखा रहा होता है कि जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा होता, जिस वजह से हॉबिन उसे एक काफ किक मारता है और उसकी लात की हड्डी को तोड़ देता है, जिससे कि पागो को बहुत दर्द होता है। पर वो फिर भी ऐसे दिखा रहा होता है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ, पर असल में उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। तब पागो हॉबिन के ऊपर हमला कर देता है और हॉबिन उसे एक जोरदार अपरकट मार के उस पर बैक किक से हमला कर देता है, जिससे कि पागो की रिब्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। तो हॉबिन उसके मुंह पर नी मारता है, जिससे कि उसके स्कल के ऊपर भी क्रैक आ जाते हैं। तब पागो फिर से हॉबिन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से हॉबिन उसे गले से पकड़कर उसके मुंह और चेस्ट के ऊपर अपनी नी से हमला कर देता है, जिससे कि पागो की रिब्स की हड्डियां टूट जाती हैं और वो हाथ जोड़ के हॉबिन से माफी मांगने लगता है। पर हॉबिन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता, जिस वजह से वो अपनी माँ के बालों को शेव किए हुए ट्रिमर को पागो के मुंह में घुसेड़ देता है और उसके मुंह पर नी मार के उस ट्रिमर को तोड़ देता है। तब हम देखते हैं हॉबिन ने पागो की अगली वीडियो भी देखी होती है, जिस वजह से वो उसके मुंह के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है और पागो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जिस वजह से वो कमरे में पड़ी हुई ईल को उसे पूरी तरह खाने के लिए कहता है। तब रात को हॉबिन की माँ पागो के अपार्टमेंट में आ जाती है, जहाँ पर हॉबिन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है और उसने अपने आप को पूरी तरह से क्लीन कर लिया होता है ताकि उसकी माँ को कुछ पता न चले। तो हॉबिन की माँ उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उन्हें इस बार का डर लग रहा होता है कि कहीं उसे उनकी जॉब के बारे में तो नहीं पता लग गया है। पर हॉबिन इस चीज से मना कर देता है और अपनी माँ को बताता है कि वो जगह बंद हो चुकी है, जिस वजह से अब उन्हें घर चलना चाहिए। मॉम, आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है, तो इसलिए मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको दोबारा से ऐसा कुछ नहीं सहना पड़ेगा। तो हॉबिन की मॉम जगह के बंद होने की वजह से अपने बॉस को कॉल करने के बारे में कहने लगती है, जिस वजह से हॉबिन पूछने लगता है कि आखिरकार उनका बॉस है कौन। उसका नाम स्योंगजुन है और मैंने उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा था और उसके प्रोज और कॉन्स को देखकर ही डिसाइड किया था कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये कितनी कमाल की बात है ना कि वो इतने कम एज में ही एक कंपनी का सीईओ बन गया है। वो तो सच में मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, जिस वजह से मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा इंसान है। तब यहाँ स्योंगजुन का साथी देखता है कि स्योंगजुन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है, जिस वजह से वो इसका कारण पूछने लगता है और स्योंगजुन उसे बताता है कि वो इतना इस वजह से खुश है क्योंकि वो एक ही बारी में एक हॉबिन की कंपनी को हासिल कर सकता है। और तब हम देखते हैं हॉबिन वहाँ पर आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि उसे स्योंगजुन को मार देना चाहिए। और स्योंगजुन, आखिरकार मेरी फैमिली को इस मैटर में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब यहाँ स्योंगजुन हॉबिन को देखकर काफी खुश होता है। तो हॉबिन, क्या कुछ हो गया? तो आखिरकार तुम्हें हमारी न्यू रिक्रूट कैसी लगी? वो काफी कमाल की है ना, और ऊपर से तो उसे देखने वाले भी बहुत सारे हैं। माफ कर देना, पर तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि तुम्हारा फेस तो बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। तो हॉबिन को ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो स्योंगजुन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। पर तभी स्योंगजुन का एक साथी जीसू आकर हॉबिन को नीचे गिरा देता है और उसकी टांग को ग्रैब कर लेता है। बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम जिंदगी भर के लिए चल नहीं पाओगे। तो हॉबिन अभी भी हिल रहा होता है, जिस वजह से जीसू अपनी पकड़ को मजबूत कर लेता है और हॉबिन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और इस वजह से उसके अंदर डर बैठ जाता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। और हम देखते हैं जीसू ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है वो जुजुत्सु की मार्शल आर्ट टेक्निक होती है। तो हॉबिन जीसू को उसे छोड़ने के लिए कह रहा होता है, पर जीसू को तो इसमें मजा आने लग गया होता है। इतना दर्द सहने के बाद मेरा गुस्सा हवा हो गया और मैंने तो लड़ने के बारे में भी सोचना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं उसके सामने नहीं टिक सकता। उसने जैसे मेरी टांग को पकड़ के मेरी एंकल को ट्विस्ट किया था, मुझे तभी एहसास हो गया था कि जब ये किसी को पकड़ लेता है तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हॉबिन, ऐसा पहली बार हो रहा है जब मैं ये देख रहा हूँ कि तुम लड़ना नहीं चाहते। तुम वायरल हिट हो तो तुम ऐसे नहीं डर सकते। क्या ये जुजुत्सु के साथ तुम्हारा पहला एनकाउंटर है? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ज्यादा डर जाओगे। तो चलो, अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम इतने शौक के अंदर मुझसे बात तो नहीं कर पाओगे। वैसे तुम यहाँ पर इसी वजह से आए थे ना? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम्हारी मॉम ने साइन किया है, जिस वजह से वो अब एक्सजे कंपनी
को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। वो मेरे लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, क्योंकि उसने पहली स्ट्रीम में ही 50,000 व्यूअर्स को इकट्ठा कर लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं 5 सालों के लिए इस आउटस्टैंडिंग स्ट्रीमर के साथ काम कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे सिर्फ हर मंथ $2,700 ही देने पड़ेंगे। तब हमें पता चलता है कि अगर हॉबिन की मॉम उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगी तो उन्हें सेओंगजुन को $2,70,000 देने पड़ेंगे, जिस वजह से हम देखते हैं हॉबिन बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है। तो हॉबिन, क्या चाहते हो तुम? मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दूं? प्लीज ऐसा कर दो। वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का एक और तरीका है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए रेडी होगे, क्योंकि पैसों के मामले में तुम बहुत ज्यादा लालची हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इस डिसीजन को ले पाओगे। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो। मैं तुम्हारे आगे इस चीज के लिए भीख मांगता हूँ। हॉबिन, अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है तो तुम्हें मेरी कंपनी को वो सब कुछ देना होगा जो तुम्हारी कंपनी ऑन करती है, और उसके बाद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दूंगा। ये काफी अच्छी डील है ना? तो थोड़ी देर बाद हॉबिन घर चले जाता है और अपने सिर को दीवार में पटकने लगता है, क्योंकि वो उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ पाया होता जिसने उसकी माँ की बेइज्जती की होती है, और ऊपर से उसने उसके सामने अपना सिर भी झुकाया होता है, जिस वजह से हॉबिन पूरी तरह से टूट गया होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तो हॉबिन ये सारी बात अपनी टीम को भी बताता है। आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है? ये बिल्कुल सिंपल है, हमें वो करना ही होगा जो सेओंगजुन चाहता है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो क्या इस समझता हूँ आज से एक्सजे कंपनी के अंडर काम करना पड़ेगा, पर मैं उस घटिया आदमी के अंडर काम नहीं करना चाहती। तो क्या तुम ये कह रही हो कि हमें सेओंगजुन की बात नहीं माननी चाहिए? तो फिर तुम ही बताओ, आखिरकार हम हॉबिन की मॉम की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या करें? क्या तुम्हें उनके बारे में बुरा फील नहीं हो रहा है? मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट करना बंद करो। मेरे कहने का मतलब तो ये था कि हमें और ऑप्शंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तब वो और स्नैपर आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, पर उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से हॉबिन उन लोगों से कमजोर होने के लिए माफी मांगने लगता है और उन्हें बताता है कि ये उसी की गलती है कि वो कुछ भी संभाल नहीं पाया है, जिस वजह से उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो यूट्यूब छोड़ देगा, जिसे सुनकर स्नैपर हैरान हो जाता है। सेओंगजुन असल में मुझे यूट्यूब से क्विट करवाना चाहता है, और अगर मैंने ऐसा किया तो वो तुम्हारे पीछे भी नहीं आएगा, जिस वजह से तुम लोगों को भी एक्सजे कंपनी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। हॉबिन यू कंपनी खत्म हो जाएगी, और चाहे मैं जितना मर्जी सोच लूं तो तुम लोगों को बचाने का इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, जिस वजह से मुझे स्ट्रीमिंग को क्विट करना ही पड़ेगा। तब तायहॉन हॉबिन के मुंह पर एक ऑब्जेक्ट मारता है। तो क्या तुम अब मुझे इन सभी चीजों में घसीटने के बाद भागने की बात कर रहे हो? तो बताओ, अगर हम खेल ही पलट देंगे तो क्या तुम खड़े होकर दोबारा से उससे लड़ोगे जैसा तुम हमेशा करते हो? तब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉबिन बहुत ही ज्यादा बेसब्री से जुजुत्सु फाइटर के साथ लड़ने के लिए सैम डक की कोई वीडियो ढूंढ रहा होता है, और आखिरकार उसे वो वीडियो मिल भी जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं तायहॉन और रूमी ने गेम को पलटने के लिए चान की गर्लफ्रेंड से बात की होती है, और वो उसे अपने साथ वहाँ पर लाए होते हैं। तब हम यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर चान और उसके दोस्त नदी किनारे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपने काम और गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा होता है, और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होता है। तब चान वहाँ से जाने लगता है, और तभी वहाँ पर तायहॉन आ जाता है, जो कि उसे पूछने लगता है कि क्या वो अभी भी लोगों को पैसों के लिए मारता है, और चान के कुछ बोलने से पहले ही उसे थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि योनू के फादर के ऊपर उसी ने हमला किया था, जिसके बारे में वो चान से पूछने लगता है, और चान ऐसे नाटक कर रहा होता है जैसे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। आखिरकार ये क्या कह रहे हैं, और आखिरकार इसे इस बारे में कैसे पता चला? क्या इसके पास कोई प्रूफ है? पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर अभी तक पुलिस आ चुकी होती, जिसका मतलब ये बस गैस कर रहा है। तायहॉन, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैं अब बहुत ज्यादा शरीफ हो गया हूँ। तुमने कहा ना कि वो एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि उस जैसे पर्सन के ऊपर हमला करूंगा? मुझे पूरा यकीन है कि इसके पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, पर आखिरकार ये मुझसे ये सारे सवाल कर क्यों रहा है? लगता है ये बस अपना हाथ साफ करने आया है, जिस वजह से मैं इससे थोड़ी मार खा लेता हूँ। तो तायहॉन को यकीन हो जाता है कि चांद सुधर चुका है, और वो उससे उसका हालचाल पूछने लगता है, जिसे सुनकर चांद भी हैरान हो जाता है। तब तायहॉन चांद की जैकेट छीन लेता है और उससे एड्रेस पूछने लगता है, ताकि वो किसी टाइम एक साथ घूम सके। पर चांद पूरी तरह कंफ्यूज हुआ होता है, जिस वजह से वो वहाँ से जाने की बातें करने लगता है, और तायहॉन उसे लात मार के वहाँ से जाने से मना कर देता है, क्योंकि असल में चांद के घर रूमी गई होती है ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर सके, और यहाँ रूमी चांद की गर्लफ्रेंड को सिंपैथी दे रही होती है। वो सच में बहुत बुरा है, उसे तो मुझसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि मेरे पास उसके खिलाफ कितने सबूत हैं। मेरे पास वो वीडियोस है जिसमें वो मुझे मार रहा है, तो इसलिए उसे एहसास ही नहीं है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है।
तब रूमी चांद की गर्लफ्रेंड को गले लगा लेती है और उसके साथ चांद की बुराई करने लगती है, जिस वजह से चांद की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने साथ हुई नाइंसाफी के बारे में रूमी को बताने लगती है। पर रूमी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसने तो बस ये जानना होता है कि योनू के फादर के ऊपर चांद ने किसके कहने पर हमला किया था, जिस वजह से वो चांद की गर्लफ्रेंड से इसके बारे में पूछने लगती है। पर चांद की गर्लफ्रेंड कुछ भी बताने से मना कर देती है। चलो मियोंजोंग, अगर तुम इसके बारे में बात करना चाहती हो और इससे दूर होना चाहती हो तो यही सही मौका है। इस अटैक की खबरें न्यूज में आ रही हैं क्योंकि चांद ने एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर हमला किया है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस तुम लोगों को नहीं पकड़ पाएगी? तो इसलिए मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। और वैसे भी क्या तुम उस बुरे इंसान के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहती हो? तो रूमी की इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से चांद की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि ये सब कुछ चांद ने सेओंगजुन के कहने पर किया है, जिसे रूमी रिकॉर्ड कर लेती है और हॉबिन उस रिकॉर्डिंग को योनू को सुना देता है। इस रिकॉर्डिंग में कल्प्रिट की एक साथी ने हमें सब कुछ बताया है और इसे रिकॉर्ड करने की हमने उससे परमिशन भी ली है और ऊपर से उसने ये भी कहा है कि वो विटनेस के तौर पर हमारा साथ भी देगी। तो इसलिए हम यहाँ पर तुमसे मिलने आए हैं क्योंकि तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये तुम पर निर्भर करता है कि आखिरकार तुम इसका क्या करना चाहते हो। तो योनू इसके बारे में पुलिस को बताने का डिसाइड करता है, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसके फादर उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि वो इस बारे में पुलिस को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसे पिछले रिकॉर्ड्स को मिटाना पड़ेगा, जिससे कि योनू को एहसास हो जाता है कि सेओंगजुन को ये पहले से अंदाजा था कि योनू के फादर कभी भी सेओंगजुन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, जिस वजह से योनू के पास कोई चारा नहीं बचता और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। चिंता मत करो योनू, मैं तुम्हारी जगह सेओंगजुन से लड़ाई करूंगा। तो क्या तुम मुझे इसे हैंडल करने दोगे? तब हम देखते हैं हॉबिन सेओंगजुन के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां पर सेओंगजुन अपने साथियों के साथ होता है और वो हॉबिन से वहां आने का कारण पूछने लगता है। तो हॉबिन बड़े अजीब तरीके से स्माइल करने लगता है, जिस वजह से सेओंगजुन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन करना क्या चाह रहा है। और जैसे ही हॉबिन उसे बताता है कि हॉबिन को पता लग गया है कि सेओंगजुन के कहने पर ही योनू के फादर के ऊपर हमला हुआ था, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर वो ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है और हॉबिन को उसकी माँ के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाने लगता है। सुनो सेओंगजुन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? ये उस लड़की का कन्फेशन है जो कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड है जिसे तुमने योनू के फादर पर हमला करने के लिए हायर किया था और अब वो चांद से बदला लेना चाहती है, जिस वजह से वो हमारे साथ मिल गई है और उसने हमारे साथ अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर की है। तो क्या तुम्हें सच में लगा कि सबकी प्राइवेट लाइफ तुम्हारी तरह बिल्कुल साफ होगी? सेओंगजुन, तो यही चाहते हो ना कि मैं इस एविडेंस को ठिकाने लगा दूं? तो सेओंगजुन को उस रिकॉर्डिंग को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्नैपर को हॉबिन का सेओंगजुन के पास जाने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया होता, क्योंकि अगर वो इस तरह सेओंगजुन को ब्लैकमेल करेगा तो उसकी मॉम को खतरा हो सकता है। चिंता मत करो स्नैपर, मैं उसे ब्लैकमेल नहीं करूंगा बल्कि मैं उसके साथ बेट लगाऊंगा। तो स्नैपर, सच सच बताना, क्या तुम्हें सेओंगजुन के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए? क्योंकि अब हम उन्हें चैलेंज करने वाले हैं और उनसे उनके सब्सक्राइबर्स को छीनने वाले हैं। तो यहाँ सेओंगजुन हॉबिन को समझा रहा होता है कि अगर वो उसकी सच्चाई बाहर लाएगा तो उसकी मॉम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और हॉबिन भी उसे समझाता है कि अगर वो उसकी मॉम की जिंदगी को बर्बाद करेगा तो वो उसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। सेओंगजुन, चलो एक बेट लगाते हैं और अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं तुम्हें ये एविडेंस दे दूंगा, पर अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी मॉम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस दे दोगे। चलो फिर अब स्कोर्स को सेटल करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी कंपनी और मेरी कंपनी में से कौन जीतता है। और इसी के साथ ये सीजन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। और मैं देख रहा था कि काफी सारे लोगों को ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, तो अगर आप चाहते हो कि हम जल्द से जल्द इसका अगला पार्ट भी स्टार्ट कर दे तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं।